तो देखो अभी पहले अपना क्या था, अभी आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पिछली बार अपना इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका हमने क्या कवर कर लिया है, उसका हमने लेक्चर 1 कवर कर लिया था। लेक्चर 1 में हमने बेसिक देखा था, इसके अलावा चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो हमने कवर किया था। अभी आज कैसा करने वाले हैं, आज हम लोग टॉपिक टू टॉपिक चलेंगे, मतलब आपके बुक में जितने भी टॉपिक है, मैंने बुक अपने पास ही रखा है, उसमें जितने टॉपिक्स हैं वो सब टॉपिक्स, मतलब कोई भी टॉपिक छूटे ना, बुक मतलब मेन रखने का पर्पस यही है कि कोई भी टॉपिक, कोई भी की पॉइंट्स छूटे ना, और उसके बाद हम लाइन बाय लाइन हर एक चीजें कवर करते चलेंगे। जो इंपॉर्टेंट लगेगा उसको मैं आपको बोल दूंगा आपको अंडरलाइन करने के लिए, और उसको आप अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। ऐसे नहीं अपने क्वेश्चन नहीं फंसते हैं, ऑफ कोर्स फंसेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो वो हम कवर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा मतलब आज अपना अच्छा खासा टाइम लगने वाला है, मतलब पूरा चैप्टर आज ही खत्म करेंगे, ये फाइनल है, ठीक है। मतलब आज एक चैप्टर को नॉर्मली 2 लेक्चर दे सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पूरा चैप्टर कवर करेंगे, ओके। चलो चैप्टर का नाम देखेंगे तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, 4th चैप्टर है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओके, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसमें हम पूरे चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, तो पूरे चैप्टर में एक्चुअली में हम 2 तरीके के इफेक्ट को पढ़ने वाले हैं। एक है हीटिंग इफेक्ट और दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट कब मिलता है, जब आप रजिस्टर को कनेक्ट कर देते हो। मैग्नेटिक इफेक्ट कब मिलता है, जब आप सोलेनॉइड को कनेक्ट कर देते हैं। मतलब हम लोग अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में सोलेनॉइड को कनेक्ट कर देंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, हमको मैग्नेटिक इफेक्ट मिलने वाला है। और जब हम लोग उसी सर्किट में रजिस्टर को कनेक्ट कर देंगे तो हमको इलेक्ट्रिक करंट का क्या मिलेगा, हीटिंग इफेक्ट मिलेगा। मतलब इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके आप क्या प्रोड्यूस करोगे, हीट प्रोड्यूस करोगे, ठीक है। अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपके टॉपिक में देखेंगे कि शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, बोला है हाउ डू वी डिसाइड दैट गिवन मटेरियल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इज एन इंसुलेटर। समझ पा रहे, मतलब आप ये कैसे डिसाइड करते हैं कि आपको दिया गया जो भी मटेरियल है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है। तो आप किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं, सीधी सी बात है, आप क्या करेंगे, उसके अंदर से इलेक्ट्रिक सप्लाई करेंगे, और अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो जा रही है देन आप क्या बोलेंगे कि वो क्या है, गुड कंडक्टर है। सरल भाषा में बोला जाए, नॉर्मल आप देखेंगे तो भाई वो हर एक चीज, वो हर एक मटेरियल जो अपने अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करता है, किसको कैरी करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करता है, उसको आप क्या बोलेंगे, उसको आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक कंडक्टर बोलेंगे। याद रखिए, दोज मटेरियल which carry free electrons are called यहां पर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब वो इलेक्ट्रिक करंट को ले जा सकते हैं, किसकी हेल्प से लेके जाएंगे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की हेल्प लेके जाएंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस पे बात करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन आप नॉर्मली बात करेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन वो चीज है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन होता है जो किसी भी अपने पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर सकता है, किसी भी तरह के फोर्स से बाउंडेड नहीं होता है, वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में आ जा सकता है, फ्री होता है, ठीक है। अभी बात करेंगे वो सारी चीजों पे, देखो बात ऐसी है कुछ। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि दूसरे, मतलब इसके अलावा ऐसे मटेरियल जिसमें क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होंगे, which does not carry free electrons are called insulator। अब आप देखेंगे कंडक्टर के कुछ एग्जांपल बताइए, तो मैं बात करूं कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ये सब गुड कंडक्टर है, सही बात है कि नहीं। इसके अलावा भी आप देखेंगे ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट के अलावा मतलब ये सब क्या है, कंडक्टर में आने वाले हैं। इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता है। एग्जांपल के लिए बात करें तो जैसे लकड़ी, वुड, सही बात है, पेपर, इसके अलावा आप देखें ग्लास यानी कि कांच, और क्या एग्जांपल में आप दे सकते हैं रबर, सही बात है कि नहीं। ये सब क्या है, ये सब कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर है, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ, बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा खींचेंगे नहीं, अदरवाइज पूरा मतलब आज का भी लेक्चर उसी पे निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला है आयरन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी but when we pick a piece of the iron resting on the ground, why doesn't we get electric shock। मतलब ये कि ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये कि भाई आयरन जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो सकती है,
और वो अब मुझे ये बताइए कि नॉर्मली जब वो जमीन पे पड़ा रहता है, एक आयरन मान लीजिए, कुछ तो रॉड वगैरह है, वो जमीन पे पड़ा है, आप उसको टच करते हैं तो उसके मतलब वो आपको करंट क्यों नहीं लगता, आपको उस टाइम पे इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता है? तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब केवल इतना होगा कि उस टाइम उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहते हैं और उस टाइम पे उस आयरन की रॉड में या फिर उस आयरन के ऑब्जेक्ट में किसी तरीके का पोटेंशियल अप्लाई नहीं होता रहता है। याद रखिएगा, किसी भी चीज में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है पोटेंशियल अप्लाई होना, पोटेंशियल डिफरेंस। मैं इससे पहले आपको बात कर चुका हूं सारी चीजों पे, आप इसके पहले वाला लेक्चर देखना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए बिना आप किसी भी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करवा सकते। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है एक तरफ हाईयर पोटेंशियल होना चाहिए और दूसरी तरफ लोअर पोटेंशियल होना चाहिए, तब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हाईयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल क्या हो जाएगी, फ्लो होगी। समझे? तो यहां पर सबसे पहली बात क्या है कि आपको यहां पर वो चीज तो आपको बताना है कि जो एक्चुअली में लोहे की रॉड है या फिर जो भी आयरन का रॉड है उसमें किसी भी तरीके का कोई किसी भी तरह का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं हो रहा है और इस वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी और हमको इलेक्ट्रिसिटी का शॉक भी नहीं लगेगा। कोई दिक्कत आई? चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कुछ पॉइंट्स, अगर मेरे हिसाब से जरूरी रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज बस रीड करके निकल जाएंगे। ठीक है, We have learned that the earlier standard that the static current, static electricity क्या होती है? वो देखो, अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो मैं ऐसी इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूं जो दौड़ रही है, जो मतलब आप देखेंगे जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस मतलब इलेक्ट्रॉन्स का अगर फ्लो हो रहा है। और अगर मैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करूंगा तो मैं यहाँ पर नॉर्मल वो इलेक्ट्रिसिटी की बात करूंगा जो एक जगह पे स्टैटिक है, जो रुकी हुई है। ठीक है, चलो, करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हो क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द कंडक्टर इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। Flow of electron through the conductor is called current electricity। ठीक है, We performed various experiment regarding the negatively, and ये सब काम की चीजें नहीं है, बस मैं एक रीड करता चला जा रहा हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसमें देख लेंगे, नहीं तो कुछ काम की चीजें नहीं। ठीक है, We perform various experiment regarding the negatively and positively charged object। मतलब हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे, आपने देखा भी होगा कि जो क्या होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पे बेस्ड कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इन शॉर्ट कि आप देखे होंगे अगर मैं बोलूं कि आप एक तरह हाईयर पोटेंशियल एक लोअर पोटेंशियल का वायर ले लीजिए, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे आप देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और जिससे आपने नोटिस किया होगा Na+ और Cl- आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उससे जो कंपाउंड बनता है, क्योंकि ये सब आयंस है इसलिए उससे जो कंपाउंड बनता है उसको आयनिक कंपाउंड बोला जाता है। सही बात है कि नहीं? और आप देखेंगे आयनिक कंपाउंड जो रहता है उसके बीच में जो फोर्स काम करता है वो एक्चुअली में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है और ये एक तरह का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, जिसकी वजह से जो आयनिक मॉलिक्यूल होते हैं वो हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं इन द नेचर। ठीक है, उसका क्या बोला है, द रीजन बिहाइंड दिस इज द ऑब्जेक्ट बिकमिंग अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन द ट्रांसफर ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ द अनदर ऑब्जेक्ट। ये सब नहीं पढ़ना आपको। ठीक है, यहाँ ये सब मतलब आपका टॉपिक नहीं है। इसके बाद कुछ पॉइंट मतलब पॉइंट्स दिए हैं, उसमें से कुछ पॉइंट मैंने कवर कराए हैं, देख लेते हैं, कुछ अगर एक्स्ट्रा पॉइंट रहेगा तो भी कवर कर लेंगे। ठीक है, In this chapter we will study about the electric current flowing through the conducting wire, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी और कुछ नहीं है। बोला जा रहा है इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रिक कंडक्टर, मतलब कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट को हम फ्लो करा के देखने वाले हैं। कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाना मतलब आपको पता है कि इसी का नाम क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसी का नाम क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि डेफिनेशन ही यही है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो बोलो या इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बोलो, बात एक ही है, लेकिन एक चीज आप जरा याद रख लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मे बी वो क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, ऑलवेज हमेशा इलेक्ट्रॉन की फ्लो की जो डायरेक्शन होगी, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन होगी वो हमेशा उल्टी होगी किसके, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है तो इसका अपोजिट फ्लो रहेगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब फ्लो, मैं एकदम इन शॉर्ट बात बता रहा हूं, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन रहेगा वो ऑलवेज अपोजिट होगा किसको, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ये दोनों डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे के क्या होंगी, अपोजिट होंगी। ये बात याद रखना, आपसे क्वेश्चन बन सकता है। आपसे क्वेश्चन कुछ ऐसे बनेगा, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर, फिर डैश दे देगा, 4 ऑप्शन देगा, तो एक में क्या दे देगा, सेम, एक में दे देगा अपोजिट,
और ऐसी कुछ पॉइंट्स दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि हमेशा जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन रहेगी वो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो की डायरेक्शन की क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी। काम की बात है, ठीक है। ऐसी जो जो काम की चीजें मिलती रहेंगी वो हम लोग करते चलेंगे, ठीक है, उधर ही लाइन बाय लाइन, ठीक है, ताकि कुछ पॉइंट आपके छूटे ना। एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर। अब यहाँ पर बताया कि यहाँ इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो कि रजिस्टर में से जब एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो क्या होगा। तो आपको मैंने बताया है कि जब रजिस्टर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, यहाँ पर हीट जनरेट होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, सही बात है ना। और उसी को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सही बात है ना। रजिस्टर क्या होता है, एक बोलेंगे कि एक इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है जिसको अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को रिड्यूस कर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड को रिड्यूस करने की कोशिश करता है और जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और गर्म होकर वो हीट को प्रोड्यूस करता है। इसके बाद आप देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी के लिए आपको नॉर्मल बातें समझना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फैराडे का आप देखेंगे, माइकल फैराडे का पूरा लॉ है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक्चुअली में क्या होता है, इसमें आपको नॉर्मली यही बताया है कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके आप मैग्नेटिक फील्ड का यूज, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके आप इलेक्ट्रिसिटी को फॉर्म कर सकते हैं। इसी को बोला जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का यूज कर रहे हैं, देखो ये दोनों भाई भाई मतलब जुड़वा भाई है, समझ पा रहे हो। नॉर्मली जहां मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है और जहां इलेक्ट्रिसिटी होगी वहां मैग्नेटिक फील्ड ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप बहुत ऐसे मतलब एक ऐसे तार के कांटेक्ट में जाइए तो आप देखेंगे नॉर्मली कि जो बहुत ज्यादा हाई करंट को लेकर जा रहा है अपने अंदर से, आप नॉर्मली देखेंगे कि एक बहुत दूर पे भी है ना, तभी भी आपको उसका इफेक्ट पता चलेगा। क्यों? क्योंकि हर तार के चारों ओर आप देखेंगे उसके सराउंडिंग में उसका मैग्नेटिक फील्ड बना रहता है और जितना ज्यादा, ध्यान सुनो, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास होता रहेगा ये डिपेंड करेगा कि उसका मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा इतना ज्यादा होता है, कभी कभी खींच लेता है वो, समझ पा रहे हैं। आप देखेंगे अचानक किसी खंभे आपने बारिश वगैरह के दिनों में देखा होगा कि अचानक कोई आदमी चलता जा रहा है और अचानक खंभे से खींच लिया गया, चिपक गया वो अचानक में। ऐसे वीडियो बहुत सारे नेट पे वायरल होते रहते हैं। इन सबका कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। जब भी किसी चीज में याद रख लेना। अभी आप बोलेंगे भैया हम तो मैग्नेट के वो है ही नहीं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है तो आयरन को खींचना चाहिए, कोबाल्ट को खींचना चाहिए, हमको कैसे खींच लिया, समझ पा रहे हो। आप उसको क्या करते हैं, एक न्यूट्रल की तरह काम करते हैं, एक मीडियम की तरह काम करते हैं, समझ रहे हैं। और इसलिए वो आपके थ्रू अपना सर्किट कंप्लीट करना चाहता है, ठीक है। वो सब बातें भी देखेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या है, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके आप मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सकते हो और मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके आप इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे के वाइस वर्सा है और इस वजह से आप वाइस वर्सा का मतलब एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। आगे इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो यहां से आप ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है जरा समझते हैं इस बात को, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर एकदम शॉर्ट में समझेंगे अभी, फिर आप डिटेल में चैप्टर में भी तो है ही पूरा, अभी ऊपर से क्लियर करते चल रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर पहले देखिए, दो तरीके की एनर्जी आप यहां पे लेकर चल रहे हैं। एक आप लेकर चल रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी में समझने की कोशिश करिए जरा। मैं अगर बात करूं कि देखिए पंखा क्या चल रहा है, मतलब जितने काम होते हैं आप देखेंगे जो मशीन से होती है वो मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में होती है। जैसे अगर इनकी मतलब मशीन के द्वारा हो रहा है, जैसे एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। मैं बात करूंगा कि ये फैन है, फैन अगर आप देखेंगे, अगर आपने पंखे को चालू किया तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी जा रही है, जिसकी वजह से पंखा घूम रहा है, ठीक है। अब ये पंखा घूम रहा है, जो ये पंखा रोटेट हो रहा है, इसको आप क्या बताएंगे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन मैकेनिकल एनर्जी में हो रहा है। इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन मैकेनिकल एनर्जी में हो रहा है, आप समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है। ऐसे ही मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन भी इलेक्ट्रिक एनर्जी में हो सकता है। तो याद रखना, इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन मैकेनिकल एनर्जी में करने वाला जो डिवाइस होता है, जो इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है, उसको ही आप मोटर बोलते हैं, उसको ही आप क्या बोलते हैं, मोटर या फिर इलेक्ट्रिक मोटर। और मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिक एनर्जी में करने वाला जो होता है उससे आप जनरेटर बोलते हैं, उससे आप क्या बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए एक बार जरा। तो मैंने दो बातें बता दिया, एक मोटर और एक जनरेटर, याद रखिएगा, कंफ्यूज हो सकते हैं, कंफ्यूज होने जैसी बात ही नहीं है। मैं अगर नॉर्मल बोलूं,
आप बताइए, आपके घर में मोटर वगैरह होगा, आप मुझे एक बात बताइए कि मोटर आपके घर में जो होता है वो कैसे चलता है, वो कैसे चलता है? तो आप बताएंगे कि भैया मोटर को आप क्या करते हैं, जब तक आप प्लग में नहीं लगाएंगे तब तक वो चलेगा नहीं, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके तो मैकेनिकल मतलब पंखा वगैरह चला रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करके क्या कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी बना रहा है। तो वही बोलेंगे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन मैकेनिकल एनर्जी में करता है उसी को आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर बोलेंगे। और इसके अपोजिट अगर आप बोलेंगे, आपके घर वगैरह शादी ब्याह में आप देखा होगा कि जनरेटर वगैरह आते रहते हैं, तो जनरेटर जो आता है उसके बारे में आप क्या बोलेंगे बताइए? जनरेटर जो है आप देखेंगे कि इसमें कैसा होता है कि जो इलेक्ट्रिक, देखो ध्यान देंगे, जनरेटर में कुछ तो घूमता रहता है जिसकी वजह से पूरा घर में लाइट आती रहती है, तो वो जो घूमता रहता है वो एक तरह की मैकेनिकल एनर्जी है, और वो क्या बना रही है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रही है। तो मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करने वाला जो आप वो होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है या फिर जो भी चीजें होती है, उसको आप क्या बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं। तो अभी के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है और इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है, उससे ज्यादा कुछ आपको पता होना चाहिए, तो उसके दो चार यूजेस पता होने चाहिए, ठीक है? जनरेटर का क्या यूज है, तो जनरेटर का यूज तो सब जानते रहोगे, सही बात है ना? कहीं पर भी हम क्या कर सकते हैं, जनरेटर की हेल्प से हम कहीं पर भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं, सही बात है ना? मोटर वगैरह आप बता सकते हैं कि आज के टाइम पर लगभग जो भी पंखा हो गया, इसके अलावा आप देखेंगे वॉशिंग मशीन हो गया, इस सब में आप मिक्सर हो गया, इस सब में क्या यूज करते हैं आप, तो यहाँ पर मोटर यूज करते हैं, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका एनर्जी ट्रांसफॉर्म इन यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट, ये आपका दूसरा पॉइंट है, लेकिन ये टॉप मतलब ये जो पॉइंट है ये रिलेटेड है किससे आपके, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ हीटिंग लॉ ऑफ जूल, ये पॉइंट किससे रिलेटेड है, हीटिंग लॉ ऑफ जूल। तो मैं डायरेक्ट उस पॉइंट से लिंक करके इसको समझाने की कोशिश करता हूं और आप भी कोशिश करिए समझने की, ठीक है? तो हीटिंग लॉ ऑफ जूल, ठीक है, हीटिंग लॉ ऑफ जूल देखते हैं, हीटिंग लॉ ऑफ जूल, हीटिंग लॉ ऑफ जूल, ठीक है, मतलब जूल का हीटिंग लॉ क्या कहता है, ठीक है? देखते हैं जूल का हीटिंग लॉ क्या कहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे, देखो आपको क्वेश्चन बन सकता है कि हीटिंग लॉ ऑफ जूल आप क्या करिए, डिराइव कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, पहले आप मतलब एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना लेंगे, ठीक है? देखिए ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट में पॉजिटिव, ये निगेटिव, यहाँ पर है आपका प्लग की, यहाँ पर लगा दिया मैंने यहाँ पर अमीटर, और अमीटर के बाद मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है रजिस्टर, और रजिस्टर के बाद आपको मैंने बताया था कि हमेशा वोल्ट मीटर को आप कैसे जोड़ेंगे, तो वोल्ट मीटर को आप हमेशा पैरेलल में जोड़ेंगे, जबकि अमीटर को कैसे जोड़ेंगे, तो सीरीज में जोड़ेंगे। और इलेक्ट्रिसिटी कुछ इस तरीके से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होते हुए फ्लो हो रही है, ठीक है? और देख लीजिए कुछ पॉइंट यहाँ पे कैंसिल नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर देखते हैं, चलो पॉइंट ए ये है और ये पॉइंट बी है, ठीक है? अब यहाँ पर सबसे पहले आपको इस डायग्राम का एक्सप्लेन करना है कि इस सर्किट में जो आप देखेंगे, मतलब आपको इन शॉर्ट एक्सप्लेन कर देना है कि ये सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी जो हो रही है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जब फ्लो हो रही है, तो बीच में जो रजिस्टर है जो कि ए से बी तक कनेक्टेड है, आपको ये बताना है। डायरेक्ट आप आंसर लिखना तो शुरू नहीं करेंगे, पहले आप एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल हो रही है थ्रू द रजिस्टर, और जब ये रजिस्टर से फ्लो हो रही है तो यहाँ पर रजिस्टर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड को रिड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे वर्क परफॉर्म हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या परफॉर्म हो रहा है, वर्क परफॉर्म हो रहा है। और आप देखेंगे ये सब मतलब आप थोड़ा मोड़ा बातें लिख देंगे, अब आप यहाँ पर उसको डिराइव करना शुरू करेंगे। तो मैं डायरेक्ट डिराइव कर रहा हूँ, लेकिन आप जब भी आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करना रहेगा और तभी आंसर लिखना रहेगा। 2 मार्क्स का मे भी ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है? आज तक आया नहीं है, लेकिन इसका मतलब आया नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी कि आपका आएगा नहीं। अभी 4-5 साल भी तो नहीं हो रहे हैं आपके, क्या कहते हैं कि मतलब सिलेबस वगैरह चेंज करके, ठीक है? 2 साल तो लगभग कोरोना ही था, ठीक है? चलिए तो देखते हैं सबसे पहले क्या है, आपको कुछ फॉर्मूले मैंने बताए थे। देखिए सबसे पहले क्या पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन, आप देखेंगे चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज। इसका सीधा मतलब क्या है कि यहाँ पर इस Q को यहाँ भेज दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा वर्क इक्वल टू V इंटू Q, मतलब इतना वर्क परफॉर्म हो रहा है जब चार्ज जो है वो पास हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे, ठीक है? तो कहां से कहां, A से B तक, ठीक है? ये आपका वर्क परफॉर्म हो रहा है, ये आपका क्या हो रहा है, वर्क परफॉर्म हो रहा है, ठीक है? अब आपको पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क क्या है यहाँ पर आप देखेंगे, नॉर्मली मैं बोलूं तो VAB, और ये आपका Q, और नीचे क्या है T, ठीक है? मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला बताया था, I इक्वल टू Q अपॉन T होता है, I इक्वल टू Q अपॉन T होता है। अभी
I इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, तो आप देखेंगे कि P इक्वल टू आपको क्या मिला है, VAB Q अपॉन टी। अब Q अपॉन टी के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, तो आप I लिख सकते हैं, आप I लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि Q अपॉन टी क्या होता है आपका, I होता है। तो अब इसके अलावा ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओहम्स लॉ क्या बोलता है कि V इक्वल टू आई आर होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। ये सब कुछ हमने पिछले लेक्चर में बात कर लिया है। अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखें तो आप पहले पिछला लेक्चर देखना, तभी आपको ये बेसिक मतलब ये सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि P इक्वल टू V का आप देखेंगे तो V आई आर हो जाएगा, और यहाँ पर एक I पहले से बचा है आपका, ठीक है। तो फाइनली I स्क्वायर R मिल चुका है आपको P की वैल्यू। और मुझे यहाँ पर क्योंकि हीटिंग लॉ ऑफ जूल निकालना है, तो यहाँ पर हीट का फॉर्मूला जो रहेगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H इक्वल टू P इंटू टी, H इक्वल टू P इंटू टी। तो H मेरा कि यहाँ पर P देखेंगे क्या है, I स्क्वायर R, और फाइनली ये जो T है ये आपका ये। तो यहाँ पर हीटिंग लॉ ऑफ जूल आपका क्या मिल चुका है, I स्क्वायर R T, यही है आपका हीटिंग लॉ ऑफ जूल। आप इसको अच्छे से रेडी रखना, मे भी कई बार ये फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ लिया गया है कि बताइए इनमें से कौन सा हीटिंग लॉ ऑफ जूल है, और आपको दे किया जाए क्या दे दिया जाएगा, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इक्वल टू आई आर स्क्वायर टी, ऐसे कुछ ऑप्शन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा बताइए इसमें से कौन सा हीटिंग लॉ ऑफ जूल है। तो आपको बताना रहेगा H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यही जो है वो हीटिंग लॉ ऑफ जूल है, ठीक है। इससे ज्यादा आपको वहां कुछ और बताने की जरूरत नहीं रहेगी। इसके अलावा आप देखेंगे आपको कुछ मतलब टॉपिक में ही क्या दे दिया गया है, पावर वगैरह का थोड़ा फॉर्मूला वगैरह दे दिया है। तो पावर का आपको पता होगा कि वर्क अपॉन टाइम होता है, तो वर्क की यूनिट जूल होती है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है। तो पावर की यूनिट क्या बन गई इस हिसाब से, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड। और जूल पर सेकंड को ही आप एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है वॉट। तो आप दो बातें याद रखना कि पावर की यूनिट जूल पर सेकंड या फिर वॉट होती है, वो भी एसआई में, एसआई में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रख लेना, ठीक है। देखते हैं अब आगे बढ़े, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब यहां पर आप अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, और वो है हीटिंग लॉ ऑफ जूल, सॉरी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और यही हमारा पूरा मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यही दो अपना मेन टॉपिक होगा आज, ठीक है। चलिए यहां तो कोई दिक्कत है नहीं ना, चलो ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चलो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, आप भी उसी हिसाब से करना। अगर मैं इन शॉर्ट बात बोल दूं कि अगर मैं अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में रजिस्टर को कनेक्ट करता हूं तो उसके वजह से क्या होगा, जो हमारा रजिस्टर रहेगा उसमें मतलब उसके कनेक्ट करने पे इलेक्ट्रिक सर्किट में हीट प्रोड्यूस होने लगेगी। क्या प्रोड्यूस होने लगेगी, हीट प्रोड्यूस होने लगेगी। और क्योंकि हीट प्रोड्यूस होने लगेगी तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि यही क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके आप हीट को प्रोड्यूस कर रहे हो। किसका यूज करके, तो रजिस्टर का यूज करके, और उसी को आप बोलेंगे यहाँ पर कि यही क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। उसके बाद इसका आप कुछ एग्जांपल वगैरह दे देंगे, जैसे मैं बात करूंगा इन शॉर्ट, तो इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए देखते हैं तो क्या क्या है। जैसे मैं बात करूंगा यहाँ पर कि वाटर हीटर, वाटर हीटर। इसके अलावा आप देखेंगे कि आयरन, जो घरों में यहाँ पर आयरन होता है, जो इससे आप कपड़े वगैरह प्रेस करते हैं, सही बात है। और कुछ एग्जांपल दीजिए, रोटी मेकर वगैरह जो है, इलेक्ट्रिक रोटी मेकर, इलेक्ट्रिक रोटी मेकर। और सबसे अच्छा अपना एग्जांपल है अपना बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये भी एक एग्जांपल है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे आप देखेंगे आज के टाइम में मार्केट वगैरह में इलेक्ट्रिक सिगड़ी आ गई है, जिसका यूज करके मतलब आप नॉर्मल देखते हैं तो पहले क्या होता था, या तो मतलब गांव मम्मी लोग जो उपरी वगैरह बनाती थी उससे क्या होता था, उससे या तो खाना वगैरह बनता था। लेकिन आज के टाइम पे आप देखेंगे कि सिलेंडर वगैरह में गैस वगैरह जो रहती है उसका यूज करके आप खाना वगैरह बनाते हैं, सही बात है ना, रोटी वगैरह बनाते थे। लेकिन अभी क्या है, रोटी मेकर आप देखेंगे, फिर इलेक्ट्रिक सिगड़ी देखेंगे, जिसको आप अगर इलेक्ट्रिसिटी में मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दे रहे हैं
तो होता क्या है कि बड़े आसानी से वो क्या करेगा, आपको मतलब ये हीट प्रोवाइड करता रहेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे ये सब वही चीज है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके आप हीट को कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, यही आपका क्या रहेगा, यही आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रहेगा। अब यहां से कुछ क्वेश्चन जो बनने लायक है उस पर अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो क्या है। अब देखिए मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, सब पॉइंट्स लिखने लगेंगे तो यही दिन बीतेगा और यही रात बीतेगी। ठीक है, अपन क्या करने वाले हैं, अपन यहाँ पे मतलब कुछ पॉइंट्स जो है उसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कि मतलब कितने पॉइंट लिखने रहेंगे, क्या क्या लिखना रहेगा, और उसके बाद आप कोशिश करिएगा और फिर अगर कोई डाउट आएगा तो फिर तो मैं हूं ही। ठीक है, हाँ, तो यहाँ का जो हर साल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बोर्ड वालों का फेवरेट क्वेश्चन बोल दिया जाए तो यही है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन के वायर का क्यों यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन वायर का यूज क्यों किया जाता है, तो अब इसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो मेन मामला क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी, ध्यान सुनना, जब इलेक्ट्रिक बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी से मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी उसमें से फ्लो होना चालू हो जाती है, तो एक्चुअली में क्या होता है, होता कुछ ऐसे है कि आप देखेंगे जो उसमें लगी हुई कॉइल रहती है, जो उसमें लगी हुई कॉइल रहती है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, बहुत ज्यादा हीट हो जाती है। समझ पा रहे हो, एक्सट्रीमली हीट का मतलब जनरेट करती है। और बात ये आती है कि अगर इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रही है, अगर नॉर्मल कोई वायर रहेगा तो बड़े आसानी से इजिली क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, और पिघलने की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा था वो स्टॉप हो जाएगा। सही बात है, और अगर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो स्टॉप हो जाएगा तो बल्ब जो ग्लोइंग कर रहा है, मतलब जो चमक रहा है, वो बंद हो जाएगा। सही बात है ना। तो इस वजह से हम लोग क्या यूज करते हैं, इस वजह से हम लोग टंगस्टन के वायर का यूज करते हैं। टंगस्टन वायर का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लगभग आप देखेंगे कि 4000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और जिसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पर मतलब बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने के बावजूद टंगस्टन वायर जो रहता है वो मेल्ट इजिली नहीं होगा, और आप देखेंगे इस वजह से आपका जो बल्ब रहेगा वो कंटिन्यूअसली ग्लो करता रहेगा। कोई दिक्कत आई? हाँ, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं जरा एक देख लो जरा डायग्राम वगैरह। ठीक, देखिए अगर मैं कुछ ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैं नॉर्मली बता दे रहा हूँ, अगर इलेक्ट्रिसिटी जब इसमें से फ्लो होती है तो ये जो तार है ये बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, और जिसकी वजह से इसके पिघलने का खतरा बना रहता है। और इस वजह से अगर नॉर्मल वायर हम यूज करेंगे जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, तो क्या होगा, बड़े आसानी से मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होकर क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो स्टॉप हो जाएगा, और आप देखेंगे बल्ब का ग्लो करना स्टॉप हो जाएगा। और क्या यहाँ पे यूज आएगा, यहाँ पे क्या यूज करते हैं आप, यहाँ पर आप टंगस्टन के वायर का यूज करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, बहुत हाई है, और जिसकी वजह से क्या होता है, आसानी से इजिली मेल्ट नहीं होता है, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी का जो ग्लोइंग करना है, वो चमकना जो है, मतलब बल्ब जो चमक रहा है वो कंटिन्यूअसली चमकता रहेगा। तो इस तरीके से इसका आंसर रहेगा। आपको 4 पॉइंट यहाँ बना के लिखने रहेंगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बना तो। ठीक है, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन बना तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 4 पॉइंट लिखेंगे। और याद रख लेना, अब देखो बात ये आती है, साइंस में डायग्राम कंपलसरी होता है। डायग्राम हो गया, एग्जांपल हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया, डेफिनेशन हो गया, ये सब बिना मांगे देने वाली बात है, बिना मांगे देने वाली बात है। समझे कि आप इतना चीज तो तैयार हमेशा रखिए, सामने वाला डिमांड कर रहा है कि नहीं डिमांड कर रहा है, आप अपनी बात को कैसे रख रहे हैं ये भी तो मैटर करता है। सही बात है कि नहीं। तो आप अपनी बात को एग्जांपल के साथ रख रहे हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ रख रहे हैं, और डायग्राम वगैरह के साथ रख रहे हैं, तो उसका फिर अलग अंदाज होता है। ठीक है, ओके, बाकी अपन डिस्कस करेंगे अभी हो सकेगा, अभी मतलब उस पे भी है, 2-4 स्टूडेंट्स ने बोला था कि मतलब हो सके तो भैया किस पे मतलब स्ट्रेटेजी वगैरह जो रहेगा उस पे आप एक बार वो बना दीजिए कि किस मतलब कौन कौन से चैप्टर का क्या वेटेज है, और उसके बाद फिर उस हिसाब से अपन उस पे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे टाइम मिलता जा रहा है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन गया। अब अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो देखो अभी अपना क्या हो चुका है, हमने क्या कवर कर लिया है, बल्ब के बारे में हमने नोटिस कर लिया। ठीक है, बल्ब के बारे में। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, शॉर्ट सर्किट से रिलेटेड। ठीक है, शॉर्ट सर्किट। अब देखो यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है, शॉर्ट सर्किट से क्वेश्चन क्या बन सकता है। तो देखो मेन आप देखेंगे, अगर मैं इन शॉर्ट बातें करूं कि
देखिए बात ये होती है दो तरीके के, पहले वायर के बारे में जान लेते हैं कैसे क्या वायर होते हैं, फिर आप शॉर्ट सर्किट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, शॉर्ट सर्किट अभी टॉपिक रहने देते हैं, थोड़ा वायर वगैरह के बारे में जान लेते हैं। तो देखो कितने वायर, सब कुछ कवर किए हैं पिछले लेक्चर में, अभी बस हमको क्या करना है, हर एक चीजों को यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको कल उस दिन लाइव वायर मतलब लिविंग वायर के बारे में बताया था, लाइव वायर, सॉरी लिविंग वायर नहीं, लाइव वायर। ठीक है, लाइव वायर के अलावा हमने न्यूट्रल वायर कवर किया था, न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर के अलावा हमने क्या कवर किया था, एक हम देखेंगे यहाँ पर कि अर्थिंग वायर हमने देखा था, अर्थिंग वायर, और एक लास्ट हम लोग ने एक अलग से देखा था फ्यूज वायर। फ्यूज वायर इसका नहीं पार्ट है, वो अलग से है। ठीक है, फ्यूज वायर। ठीक है, सबसे पहले लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थिंग वायर करते हैं, फ्यूज वायर अलग से कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो होता क्या, लाइव वायर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करके लाता है, जो इलेक्ट्रिसिटी जहां से इलेक्ट्रिक सोर्स है, जहां से इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है, यानी ट्रांसफार्मर होगा या कोई प्लांट वगैरह होगा, सही बात है ना, जहां से इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक प्लांट रहते हैं ना सब कुछ, जो कहीं कोयले का प्लांट है, कहीं कुछ का, आपको सब देखे होंगे साइंस 2 का 5वां चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या कि जो लाइव वायर रहता है वो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर आता है आपके घर तक। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिसिटी लाई गई है उसको न्यूट्रल करने का काम कौन करेगा, तो न्यूट्रल वायर। लाइव वायर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर आता है। न्यूट्रल वायर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैंने बताया था कि आपका जो इलेक्ट्रिक अपैरेटस रहेगा वो खतरे में पड़ जाएगा और फाइनली क्या होगा, वो आप मतलब उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, वो आपका खराब हो सकता है। सही बात है कि नहीं, किसकी वजह से, यहाँ पर लाइव वायर अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को लेकर आ जाएगा तब। अब क्या होता है, जो एक्सेस होता क्या है, इसके लिए मतलब जोड़ा गया रहता है अर्थिंग वायर। इसके लिए क्या जोड़ा गया रहता है, अर्थिंग वायर। तो क्या होता है अर्थिंग वायर से, जो एक्सेस अमाउंट में लाइव वायर इलेक्ट्रिसिटी को लेकर आता है, जिसको आपका न्यूट्रल वायर जो है न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है, न्यूट्रल वायर कैन नॉट न्यूट्रलाइज इट, तो उसको क्या बोला जाएगा, वो एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अर्थिंग वायर के थ्रू ट्रांसफर कर दी जाती है, किसमें, अर्थ में। सही बात है, और वहां पर वो न्यूट्रल हो जाती है, जिसकी वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक अपैरेटस है वो सेफ रह जाता है, सुरक्षित रह जाता है। सही बात है कि नहीं, तो यहाँ पर हमने तीनों वायर के बारे में जान लिया है। सबसे पहले लाइव वायर इलेक्ट्रिसिटी को लेकर आता है आपके होम तक। न्यूट्रल वायर क्या करता है, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, यानी +5 वोल्ट वो लेकर आया तो -5 ये प्रोवाइड करेगा। और अगर ये प्रोवाइड नहीं कर पाया तो इसका मतलब सीधी बात है कि आपका जो अपैरेटस है वो खराब हो सकता है। ठीक है, इसके बाद अर्थिंग वायर क्या करता है, जब एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी लाई जाती है और न्यूट्रल वायर उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है, तो वो जो है अर्थिंग वायर के थ्रू वो एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहां भेज दी जाएगी, तो आपके ग्राउंड वगैरह भेज दी जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब फ्यूज वायर देखिए क्या कॉन्सेप्ट होता है। फ्यूज वायर जो होता है वो हमेशा कनेक्टेड होता है किससे, तो आपको मैंने बताया था कि फ्यूज वायर हमेशा लाइव वायर से कनेक्टेड होगा। लाइव वायर से आपका कनेक्टेड कौन रहेगा, फ्यूज वायर कनेक्टेड रहेगा। होता क्या है, देखो ये लाइव वायर है और ये न्यूट्रल वायर है। जब भी एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लेकर आई जाएगी तो यहाँ पे फ्यूज वायर जो रहता है, फ्यूज वायर में जो वायर लगा होता है, जो कंडक्टर यूज किया जाता है, उसका मेल्टिंग और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा वो बहुत ज्यादा क्या रहता है, वो बहुत ज्यादा वीक रहता है, मतलब बहुत ज्यादा एकदम नॉर्मल रहता है, बहुत लो रहता है, जिसकी वजह से बड़े आसानी से क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। और मेल्ट होने की वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट रहेगा जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही थी वो ब्रेक हो जाएगा। और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट जैसे ही ब्रेक हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का पास होना बंद हो जाएगा और आपका जो इलेक्ट्रिक अपैरेटस रहेगा वो सेफ रह जाएगा। ध्यान से सुनिए, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा। क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा आपसे कि बताइए कि फ्यूज वायर में जो मतलब फ्यूज वायर जो रहता है उसमें जो यूज किया जाता है कंडक्टर, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है वो बहुत ज्यादा वीक मतलब बहुत ज्यादा लो रहता है। याद रख लेना, द कंडक्टर यूज्ड इन द फ्यूज वायर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। तो आपको यहाँ पर बताना रहेगा क्यों ऐसा होता है, आपको बताना रहेगा। सबसे पहले पॉइंट आप बताएंगे कि फ्यूज वायर जो रहता है वो नॉर्मली कनेक्टेड होता है टू द लाइव वायर से। किससे कनेक्टेड रहेगा, थ्रू द लाइव वायर। और व्हेन एक्सेस, अब दूसरे पॉइंट बताना रहेगा कि व्हेन एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरीड, मतलब ये कैरीड बाय द लाइव वायर, तो क्या होगा, इट कैन बी डैमेज द आवर इलेक्ट्रिक अपैरेटस या फिर इलेक्ट्रिक अप्लायंस, हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस को डैमेज कर सकता है, खराब कर सकता है। तीसरे पॉइंट में आपको बताना रहेगा कि फ्यूज वायर हैविंग द, मतलब फ्यूज वायर के पास जो मतलब फ्यूज वायर है यूजिंग द, यहाँ पर ऐसे लिखो, या फिर कंडक्टर विच इज प्रेजेंट इन द फ्यूज वायर हैविंग द लो मेल्टिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, बहुत कम रहता है, और जिसकी वजह से इट विल इजीली मेल्ट, और जिसकी वजह से हमारा जो क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक अप्लायंस रहेगा, इट विल बिकम सेफ, वो क्या रहेगा, सुरक्षित रह जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। और इसलिए आपको बता देना रहेगा कि हम लोग क्या करते हैं, फ्यूज वायर जो रहता है उसमें लो मेल्टिंग पॉइंट वायर का यूज करते हैं। यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है,
अब बात करते हैं शॉर्ट सर्किट क्या होता है। तो शॉर्ट सर्किट के बारे में आप देखेंगे तो जब भी आपका लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं, जब भी आपका लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट, बहुत ज्यादा आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप लाइव वायर और न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करते हैं तो टच करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती होती है, चिंगारियां निकलती है। ऐसे अमाउंट ऐसे प्रॉब्लम ऐसे उसमें होगा क्या कि अगर ये जो मतलब ये है, अगर आप देखेंगे किसी के कांटेक्ट में वगैरह, मतलब किसी फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आ जाता है, जैसे कपड़ा वगैरह कोई रखा है या लकड़ी वगैरह रखा है, तो आग लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। समझ पा रहे हो, जिससे आप नोटिस करेंगे कि आपको मतलब ये आग वगैरह लगने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है, और यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बन सकता है कि शॉर्ट सर्किट के टाइम इलेक्ट्रिक करंट जो रहता है उसकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, कांस्टेंट रहती है, ऐसे कुछ क्वेश्चन बनेगा। तो आपको पता रखना है कि जब भी शॉर्ट सर्किट होता है उस टाइम पे जो इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड रहती है, जो वेलोसिटी रहती है वो बढ़ जाती है। ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि उसको आप देखेंगे न्यूट्रलाइज करने के लिए बहुत ज्यादा कैपेसिटी मिलती जा रही है, आप एक बहुत एक कंडक्टर की तरह वर्क करने लगे हैं, और आप देखेंगे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को आप क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, और इस वजह से और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को लेकर आएगा क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हर एक चीज। ठीक है, तो यहाँ पर आपको शॉर्ट सर्किट क्लियर है, कोई दिक्कत है शॉर्ट सर्किट को लेकर के, नहीं है? ठीक है, अब आप अगले पॉइंट पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका शॉर्ट सर्किट हो गया, लाइव वायर हो गया, न्यूट्रल वायर हो गया, अर्थिंग वायर हो गया, फ्यूज वायर इंपॉर्टेंट है, फ्यूज वायर इंपॉर्टेंट है, फ्यूज वायर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद अब हम ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं। ओवरलोडिंग भी सब कुछ बताया जा चुका है पिछले मतलब वीडियो में, अभी तो हम बस एक मतलब रिवाइज करते चल रहे हैं बस, और कितना इजी हो जाता है अगर हमने पिछले सब कुछ कवर किए बेसिक, तो हर एक चीज आप समझते चल रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट। अब ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट किससे लिंक होता है जरा ये समझते हैं। मेनली क्या होता है कि आप देखेंगे नॉर्मली वो क्लोज कर दो, दरवाजा वगैरह क्लोज है, हाँ, और ये मतलब ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ओके ठीक है। तो अभी आप नोटिस करेंगे कि ओवरलोडिंग क्या होता है। तो आपने देखा होगा गर्मी वगैरह के दिनों में लाइट बहुत ज्यादा कटती रहती है, सही बात है ना, तो मतलब थोड़ी थोड़ी देर पे आप देखेंगे लाइट वगैरह जो रहती है वो कटती रहती है। अब इसके पीछे प्रॉब्लम क्या होता है ये समझते हैं। तो गर्मी के दिनों में आप देखेंगे कि आप बहुत ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। आपके देखेंगे घर में 3-4 पंखे वगैरह यूज में आते हैं, तो 3-4 पंखे वगैरह यूज में आने की वजह से क्या प्रॉब्लम होगा ये कि बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा, और जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा तो ट्रांसफार्मर से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड की जाएगी, सही बात है, और ट्रांसफार्मर उस डिमांड को कंप्लीट नहीं कर पाता, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाता, और जिसकी वजह से क्या होता है ट्रांसफार्मर पे बहुत ज्यादा लोड पड़ता है और ट्रांसफार्मर जो होता है उसका फ्यूज उड़ जाता है। ट्रांसफार्मर का यही कॉन्सेप्ट होता है, या तो ट्रांसफार्मर पूरा खराब हो जाए, तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि एक छोटा सा फ्यूज लगा रहेगा, और वो फ्यूज जैसी एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या की जाती है, डिमांड की जाती है, वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर का फ्यूज जो है वो तुरंत उड़ जाता है, मतलब तुरंत डैमेज हो जाएगा, और उसके वजह से क्या होगा कि बाकी आप देखेंगे, जैसे एग्जांपल समझते, देखिए मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर है, इससे 4 घर जुड़े हैं, ठीक है, इससे 4 घर जुड़े हैं। अब प्रॉब्लम यह आएगा कि चारों घर में जो रहेगा, आप देखेंगे आपकी एक्सेस मतलब देखो इसमें गर्मी के दिनों में चारों घर में आप देखेंगे एसी, पंखे वगैरह, एग्जॉस्ट फैन वगैरह सब यूज में आ रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है ट्रांसफार्मर पे लोड पड़ने लगा, और यहाँ ट्रांसफार्मर में जो फ्यूज लगा रहेगा वो फ्यूज क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, और डैमेज होने की वजह से इन चारों घर में जो इलेक्ट्रिक का सप्लाई हो रहा था वो स्टॉप हो गया और लाइट कट गई, समझ पा रहे हैं, और इसकी वजह से इसी कॉन्सेप्ट को ओवरलोडिंग कहा जाता है, इसी कॉन्सेप्ट को ओवरलोडिंग कहा जाता है। कब देखने को ज्यादा तक मिलता है, तो गर्मियों के दिनों में ज्यादा तक देखने को मिलता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट है एमसीबी। अब एक कॉन्सेप्ट क्या है, एमसीबी। एमसीबी का मतलब मालूम होना चाहिए मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर फ्यूज वायर के जैसे ही काम होता है। ये सब आपसे नॉर्मली कुछ भी पूछा जा सकता है, भाई बोर्ड वाले हैं कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे एमसीबी क्या होता है, तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, आप देखेंगे कि पूरे घर में फ्यूज वायर के जैसा काम होता है, लेकिन पूरे घर के लिए एक सिग्नल लगा होता है, आपने देखा होगा आपके घर वगैरह में लगे रहते हैं, ठीक है। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो रहता है कुछ ऐसा रहता है, देखिए जरा आप देखेंगे कि मतलब ऐसा कुछ रहता है, जैसी कुछ करने के मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आती है तुरंत ये क्या होगा, एक डीपी जैसा सिस्टम रहेगा,
आप देखेंगे ऐसा कुछ सिस्टम रहेगा और वो क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाता है, और नीचे गिरने के बाद क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है, और फिर से जब आप उसको ऊपर उठाएंगे फिर से वो इलेक्ट्रिसिटी चालू हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे हमने क्या कवर कर लिया है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर वगैरह देख लिए हैं। और अब हम आ रहे हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट है, देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने कवर कर लिया है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने देखा कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसके एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया, उससे जुड़े जो क्वेश्चन रहेंगे बल्ब पे डिपेंडेंट वो हम लोगों ने देख लिया, फिर शॉर्ट सर्किट हमने कवर कर लिया, डिफरेंट टाइप ऑफ वायर्स हम लोगों ने जान लिया, फिर फ्यूज वायर कैसे क्या वर्क करता है वो हमने क्लियर कर लिया, ओवरलोडिंग क्या होता है वो हम लोगों ने देख लिया। और अब हम देखने क्या जा रहे हैं, अब हम देखने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मेन तो मतलब इसी का चल रहा है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट तो अभी मतलब एक बार चल रहा था। ठीक है, चलिए तो अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखते हैं। सबसे पहले क्या है, पहले पॉइंट डाल देते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 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 सबसे पहले समझते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो आपको बता दूं यहाँ पर कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके आप मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्शन में चेंज करके आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। इसी को आप बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैं फिर से बोल रहा हूं, बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी वी कैन प्रोड्यूस magnetic field, and by changing the direction of electricity we can change the direction of magnetic field is called, it is यहाँ पर this concept is called magnetic effect of electric current। क्या मैंने बोला, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके आप मैग्नेटिक फील्ड को न केवल प्रोड्यूस कर सकते हैं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्शन को चेंज करके आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन कैसे चेंज किया जाएगा, प्लस का माइनस था तो माइनस का प्लस कर दो, सीधी बात है डायरेक्शन चेंज हो गया। तो अगर इसके टाइम पे नॉर्थ ये था और साउथ ये था, तो इस टाइम पे क्या होगा, साउथ ये हो जाएगा और नॉर्थ ये हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप, इस तरीके से। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके आप मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन में चेंज करके आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। अब ये क्या था, ये डेफिनेशन था। अब इसके बाद आपके बुक में नीचे ये एक एग्जांपल है, पहले उस एग्जांपल के कॉन्सेप्ट को समझते हैं और इस तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले आपके बुक में, ठीक है, अगर मैं नोटिस करूं, देखो जरा क्या है, ये सेम कॉन्सेप्ट है, बस दो अलग अलग डायग्राम से बताने की कोशिश की गई है ताकि आपको क्लियर हो जाए। चलिए, ओके, ये है ए और ये है पॉइंट बी। ठीक है, यहां पर भी ऐसी ए और ये पॉइंट है बी। ओके, यहां पर मैं मान लेता हूं कि एक प्लग की लगी हुई है, यहाँ पे आपका हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस यानी बैटरी लगी हुई है। यहाँ पे फिर से प्लस माइनस इस तरीके, सॉरी प्लस माइनस, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन चेंज कर दे रहे हैं, यानी ये छोटा और ये बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन देखिए कैसा कॉन्सेप्ट है, नीचे मैं क्या यूज करूंगा, एक मैग्नेटिक नीडल का यूज करूंगा। तो देखिए जरा, ठीक है, ये मैं मान लेता हूं कि ये है नॉर्थ और ये है साउथ। ओके, और इस तरीके से मैंने इसको बेस पे प्रोवाइड करके रख दिया, बेस पे मतलब रख दिया है। ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए देखो होता क्या है, नॉर्मली होगा क्या कि सबसे पहले जब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करूंगा और प्लग को चालू करूंगा, जैसे ही मैं प्लग की को चालू करूंगा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इस तरीके से फ्लो होना चालू हो जाएगी। जब इलेक्ट्रिसिटी कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो होना चालू हो जाएगी तो ए से बी, यहाँ पर मैं थोड़ा थिक वायर का यूज किया हूँ, थिक कॉपर वायर है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा है, मुझे पता कैसे चलेगा, तो ये पता करने के लिए मैंने नीचे यूज किया मैग्नेटिक नीडल। तो
मैग्नेटिक नीडल क्या होगी, जैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक नीडल जो है वो मूवमेंट शो करेगी। क्या शो करेगी? मूवमेंट शो करेगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी। तो यहाँ पर मान लीजिए कि मूवमेंट कुछ इस तरीके से हुआ, मूवमेंट कुछ इस तरीके से हुआ, तो अब घड़ी कैसे, अब यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल कैसे हो गई है, अब मैग्नेटिक नीडल एक्चुअली में ऐसे हो गई है, अब मैग्नेटिक नीडल एक्चुअली में ऐसे हो गई है, ठीक है। तो मामला क्या बना, अब मैग्नेटिक नीडल ऐसे हो गई है, यानी नॉर्थ यहाँ पर चला गया है और साउथ यहाँ पर चला आया है। सही बात है कि नहीं? अब देखो होगा क्या, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन को चेंज, देखो अब तक क्या हो चुका है, मैंने 2 पॉइंट बताया है। एक, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हो, तो ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर हमने देखा कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तभी तो यहाँ पर ये डिफ्लेक्शन दिखा, तभी तो यहाँ पर ये आप देखा कि नीडल जो है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज की है। तो ये यहाँ पर पहला एक्सपेरिमेंट, मतलब पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हाँ भाई सच में मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट किया जा सकता है। अदरवाइज जो मैग्नेटिक नीडल है उसने यहाँ पर डिफ्लेक्शन यानी कि अपने डायरेक्शन को चेंज ना किया होता। अब यहाँ पर क्या है, मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन को ही चेंज कर दिया, यानी इधर हाईयर पोटेंशियल इधर लोअर पोटेंशियल, तो इस डायरेक्शन में अब इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, बह रही है। होगा क्या, क्योंकि इस डायरेक्शन में बह रही है तो फिर से जो देखेंगे कि आप मैग्नेटिक फील्ड जो ऐसे हो गया था मैग्नेटिक नीडल, वो फिर से उल्टा रोटेट हो जाएगी और उसके डायरेक्शन फिर से ऐसी कुछ हो जाएगी, मतलब ऐसी हो जाएगी, ठीक है, और कुछ इस तरीके से, ठीक है, वापस अपने अपने डायरेक्शन में आ जाएगी। यही क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को भी क्या कर पा रहे हैं, चेंज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने 2 बातें बताया, यही है वो डेफिनेशन, यही मतलब सॉरी यही है वो एक्सपेरिमेंट जो कि आपको पहली बार पहले तो क्या बताता है कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये रहा उसका एग्जांपल। और दूसरी बात उसने क्या बताया कि इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्शन में चेंज करके आप मैग्नेटिक फील्ड के भी डायरेक्शन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन दोनों हो गया। आपको पूछ सकता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और उसका आप क्या करिए, एक्सप्लेनेशन दीजिए विद एग्जांपल, तो आप प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। हालांकि ऐसे क्वेश्चन अभी तक पूछे नहीं गए हैं और चांसेस भी बहुत कम है, ठीक है, लेकिन सवाल पूछने के आधार पे हमको ये नहीं होना चाहिए कि केवल जो पूछेगा वही हम पढ़े, ठीक है। हाँ चलिए, क्योंकि सामने वाला पूछने का तरीका उसका बदल सकता है, आंसर तो आपको जो पूछेगा वही देना है, सही बात है ना, आप बंधे हैं, वो थोड़ी बंधा है। इसके बाद आप देखेंगे कुछ एक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा राइट हैंड थंब रूल को देख लेते हैं, ठीक है। पहले राइट हैंड थंब रूल देख लिया जाए, उसके बाद वो कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। देखो नॉर्मली क्या है, पहले देखो एक देख लेते हैं। ओके, कुछ इस तरीके का, ठीक है, यहां पर ये है और मैंने इस पे क्या कर दिया, बहुत सारे मतलब ये क्या है पहले देखते हैं, ठीक है। ए से बी तक आपने क्या किया, एक मतलब थिक वायर लगा दिया है, किसका, तांबे, ठीक है। ये क्या है, एक पेपर का मतलब एक वो है, ठीक है, मोटे पेपर का टुकड़ा ले लिया गया है, ठीक है, एक थिन सी मतलब थिक शीट ले लिया गया है पेपर का इस पे बहुत सारे लोहे के बुरादे रख दिए गए हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी ये एक सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा, कुछ इस तरीके से, समझ पा रहे, जो अपना आयरन के मतलब छोटे छोटे क्या थे, पाउडर फॉर्म में वो थे, उसको क्या किया गया, वो यहाँ पर सर्कुलर फॉर्म में यहाँ पे वो हो गए। इस बात से क्या पता चला, इकट्ठा हो गए, कलेक्ट हो गए। इस बात से क्या पता चला कि भाई जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है तो कुछ हो या ना हो, यहाँ पर ए से बी में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। ये भी पहली वाली बात को प्रूव कर रहा है कि हाँ भाई इलेक्ट्रिसिटी जब क्या हो रही है, पास हो रही है, तो कुछ हो या ना हो इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट हो रहा है। ये पहली बात क्लियर हो गई, ये पहली बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि आप देखेंगे, अब मैंने क्या कर दिया है कि ये बुरादे वगैरह को हटा के, पाउडर वगैरह को हटा के यहाँ पर क्या लगा दिया, मैग्नेटिक नीडल, जैसे कि वहां पर यूज किया गया था। तो अब यहाँ पर देखेंगे जब आप मैग्नेटिक नीडल का यूज करते हैं, जब आप मैग्नेटिक नीडल का यूज करेंगे, देखिए तो यहाँ पर होगा क्या, ये है मैग्नेटिक नीडल, ठीक है, ये कुछ मैग्नेटिक नीडल, मान लीजिए मैंने 2 मैग्नेटिक नीडल का यूज किया, ठीक है। अब होगा क्या यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं नॉर्मली होगा क्या, देखो सबसे पहले तो ऐसे डायरेक्शन में भगा दूं, जब इस डायरेक्शन में भगाऊंगा तो होगा क्या कि जितनी भी मैग्नेटिक नीडल रहेगी, जैसे मान लीजिए ये 2 मैग्नेटिक नीडल है कुछ इस तरीके से, जैसी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी दोनों एकदम सेम डायरेक्शन में क्या दिखा देगी, डिफ्लेक्शन दिखा देगी, मतलब सेम डायरेक्शन में।
फिर क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि अब मैं इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन चेंज कर दिया, तुरंत फिर ये इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यानी जैसे इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन बदल रही है तो पहले देखो, पहले क्या बताया गया, इलेक्ट्रिसिटी के प्रोड्यूस होने से इलेक्ट्रिसिटी पास होने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या बताया गया, इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन बदलने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। और यही दूसरा एक्सपेरिमेंट है जो ये बात को प्रूव कर रहा है। ठीक है कि भाई हाँ ये बात सही है, पहली क्या, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया जा सकता है, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन में चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में भी चेंज किया जा सकता है। ये दोनों एक्सपेरिमेंट है, थोड़े आपको हार्ड एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिखेंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंट से बेस्ड बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। जहां से क्वेश्चन आएंगे वहां से मैं आपको लिंक देता चलूंगा, हिंट देता चलूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल है। अब ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये सब डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, तो राइट हैंड थंब रूल मैं बना देता हूँ। मेनली पेपर में गलती क्या होती है, 90% बच्चे, मतलब 90% तो नहीं बोल सकते, लेकिन कम से कम 40-50% बच्चे ऐसे होते हैं जो आप देखेंगे कि क्या हो, मतलब होगा राइट हैंड के जगह पे लेफ्ट हैंड थंब रूल मतलब लेफ्ट हैंड बनाते हैं और फिर लिखते हैं कि राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं मेरी बात। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि आप लेफ्ट हैंड बना रहे हैं या राइट हैंड बना रहे हैं। तो देखो ये है मेरा राइट हैंड और इस तरीके से आप इसको कुछ इस तरीके से बनाएंगे। देखिए जरा, सबसे पहले मैं कुछ इस तरीके से कंडक्टर ले लूंगा। ठीक है, अब होगा क्या, ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आप यूज कर लेंगे। और अब आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, जरा ध्यान दीजिए, मान लीजिए थोड़ा सा आपके डायग्राम वगैरह को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो ऊपर के डायरेक्शन में दिखाया है यहाँ पर, ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। और यहाँ पर जो ये है कर्ल फिंगर है, ये क्या दिखा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, फील्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। समझने की कोशिश करिए। अब मैं एक बार आपके सामने मतलब लॉ बोलते हैं, तो यहाँ पर लॉ का नाम क्या है, जरा देख लीजिए। इस लॉ का नाम है यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। अब देखते हैं ये रूल कहता क्या है। ये रूल केवल इतना बोलता है कि अगर मैं अपने राइट हैंड में किसी कंडक्टर को ले लेता हूं तो जो कंडक्टर की डायरेक्शन है, जो कंडक्टर की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। और जबकि जो मेरी जो कर्ल फिंगर, देखो कर्ल फिंगर की डायरेक्शन ये है, जो मेरी कर्ल फिंगर की डायरेक्शन है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो आपको बताना है व्हेन वी होल्ड एनी इलेक्ट्रिक कंडक्टर इन आवर राइट हैंड देन द आउटस्ट्रेच्ड थंब, मतलब जो ऊपर की ओर थंब निकला, आउटस्ट्रेच्ड थंब, वो क्या इंडिकेट करता है, इट इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वेयर एज कर्ल फिंगर जो होती है इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सही बात है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कवर कर लिया अपना मैग्नेटिक, यहाँ पर ये राइट हैंड थंब रूल हमने कवर कर लिया। ठीक है, अब राइट हैंड थंब रूल कवर करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट दिया है, देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा डीप तो नहीं है लेकिन फिर भी हो जाएगा, फटाक से देखते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल में आप देखेंगे कि राइट हैंड थंब रूल में ही आपका बेस्ड एक एक्सपेरिमेंट है जो बोलता है कि जितने पॉइंट पे आप देखेंगे जहां जहां से कुछ इस तरीके से मतलब इलेक्ट्रिसिटी वो हो रही है, उस हर पॉइंट पे वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता रहेगा। देखिए कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है कि मैंने एक मोटा सा पेपर का गत्ता ले लिया है, समझ पा रहे हो, एक पेपर का मतलब थिक शीट ले लिया है। ठीक है, अब मैंने किया क्या है कि यहां पर भी एक छेद है और यहां पर भी एक छेद है, कुछ इस तरीके से मतलब वायर पास कर दिया और आप देखेंगे ठीक, ओके, और यहां पर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि बैटरी जोड़ दिया। ठीक है, और इस तरीके से यहां पर आप देखेंगे कि आप मैंने यहां पर कुंजी जोड़ दिया यानी प्लग की जोड़ दिया और इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी होते हुए कुछ इस तरीके से पास हो रही है। ठीक है, अब मामला ये बनता है कि होगा क्या। ठीक है, तो मैंने बताया है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी जो है यहां से यहां फ्लो होगी तो जिस पॉइंट पर फ्लो होगी उस पॉइंट को क्या बना देगी,
मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर देगी। यहाँ भी वो क्या कर देगी, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर देगी। सही बात है कि नहीं? बस इतनी सी बात है, बहुत ज्यादा काम की नहीं है। और बोला गया जैसे जैसे आप दूरी पे जाएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि ये जो सर्कल है ये बहुत ज्यादा बड़े हो गए हैं, और बीच में तो सर्कल इतना ज्यादा बड़े हो जाते हैं कि उनको आप स्ट्रेट लाइन से शो कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन से शो कर सकते हैं। और इसके अलावा बोला जा रहा है कि जैसे मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया है, ऐसे आप बहुत सारे कॉइल बनाकर उतना ज्यादा पॉइंट बना सकते हैं। जैसे मेरा मन करे कि मैं एक और एक्स्ट्रा पॉइंट बना दूं, समझ पा रहे हैं, 2 कॉइल लपेट दूं, तो 2 कॉइल लपेटने का मतलब यहां पर भी क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? तो जितना आप बताएंगे उतना ज्यादा उस पॉइंट को आप क्या बनाते जाएंगे, सोर्स बनाते जाएंगे। मतलब जहां जहां से, एकदम सरल भाषा में बोला जाए, जहां जहां से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पास होगा, जहां जहां से कंडक्टर जाएगा, वहां वहां से मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता चला जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड उसके सराउंडिंग में जनरेट होगा। यही बता रहा था, यही क्या बता रहा था, राइट हैंड थंब रूल। नॉर्मल है, ये बहुत ज्यादा एग्जांपल कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन जितना था जरूरी उतना मैंने बता दिया। ठीक है, अब आप अगले पॉइंट पर आइए, और यहाँ पर आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक, यहाँ पर करंट इन द सोलेनॉइड की जब बात आती है कि आप सोलेनॉइड को इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़ते हैं। अब बात करेंगे सोलेनॉइड क्या होता है, और यहाँ पर बोला है कि जब सोलेनॉइड को आप इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़ते हैं तब क्या प्रॉब्लम होगी, मतलब तब कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। बहुत आसान है, एक बार कोशिश करते हैं। चलिए, तो देखिए क्या है, बोला गया है कि ये सोलेनॉइड क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। ठीक है, तो मामला ये होता है कि अगर आप बोलेंगे किसी कंडक्टर वायर में ले, एक कंडक्टर को कुछ इस तरीके से मतलब लपेटा जाए, कुछ इस तरीके से लपेटा जाए कि उसके बहुत सारे रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन जाए, एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन जाए, स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन जाए, तो उसी को आप सोलेनॉइड बोलते हैं। अब इस सोलेनॉइड को मैं कनेक्ट करने जा रहा हूं किससे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट करने जा रहा हूं, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आप इसमें क्या करने वाले हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने वाले हैं, यानी इस साइड मेरा पॉजिटिव हो गया, इस साइड मेरा नेगेटिव हो गया। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इस साइड से इस साइड फ्लो हो रही है, और यहाँ पर मैंने एक लगा दिया है प्लग की। ठीक है, जब मैंने कुछ इस तरीके से प्लग की लगा दिया, होता क्या है कि यहाँ पे जो सोलेनॉइड है ये मेरा बार मैग्नेट की तरह, यानी रॉड शेप मैग्नेट की तरह काम करेगा। रॉड मैग्नेट की तरह काम करेगा, बार मैग्नेट की तरह काम करेगा। बार मैग्नेट का मतलब आप देखिए, बार मैग्नेट, ठीक है, बार मैग्नेट क्या होता है, जिसके एक साइड नॉर्थ होगा दूसरे साइड साउथ होगा, कुछ इस तरीके से, एक साइड नॉर्थ होता है दूसरे साइड साउथ होता है। तो वैसे यहाँ पर ये देखेंगे कि जैसे इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ये नॉर्थ एक साइड बन जाएगा और दूसरी साइड साउथ बन जाएगा। अब आपको बार मैग्नेट के कुछ कॉन्सेप्ट तो पता ही होंगे कि इलेक्ट्रिक, यहाँ पर बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड के ये मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस होती हैं वो हमेशा नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जाती हैं, वो हमेशा नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जाती है। ऐसे कुछ इस तरीके से निकलेंगी, कुछ इस तरीके से निकलेंगे, और इस तरीके से आप देखेंगे। और दूसरी बात इसकी क्या खास बात होती है कि हमेशा देखो कुछ यहां से भी ऐसी, ठीक है, कुछ इस तरीके से निकलेंगे, और आप यहां पर देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस होती हैं वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी एक दूसरे को कट नहीं करती। कुछ बातें हैं आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनने का चांस है, क्वेश्चन बनने का ये चांस है कि आपको ये बोला जाएगा कि बताइए आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा कि मैं यहाँ पर सोलेनॉइड में हर जगह पर इलेक्ट्रिसिटी कैसी होती है। तो डेफिनेशन मतलब आपको ये फिलिंग द ब्लैंक से पूछा जा सकता है, तो आपको बताना रहेगा कि बात ऐसी है, यहाँ पर जो सोलेनॉइड में हर जगह पे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक इक्वली फ्लो हो रहा है, और इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी हर जगह पे इक्वल होगा। आपको पूछा जाएगा नॉर्थ वाले पे ज्यादा होगा, साउथ वाले पे कम होगा, या साउथ वाले पे ज्यादा होगा, नॉर्थ वाले पे कम होगा, या बता देगा कि बीच में ज्यादा होगा, हर दोनों तरफ कम होगा, और चौथा बोल दिया जाएगा कि नॉर्थ वाले आप देखेंगे हर जगह पे इक्वल होगा। तो आपको क्या इसका आंसर बताना है, हर जगह पे क्या होगा, इक्वल होगा। समझ रहे हैं, याद रखेंगे, याद रखना ये क्वेश्चन बनेगा कि सोलेनॉइड में कैसे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। तो आपको बताना है कि सोलेनॉइड में जो आपका इलेक्ट्रिसिटी रहेगा वो कैसा फ्लो होगा, तो हर जगह पे इक्वल फ्लो होता है। इस वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो हर जगह पे क्या होगी, इक्वल होगी, हर जगह पे क्या होगी, इक्वल होगी। ये क्या था, आपका सोलेनॉइड से जुड़ा कॉन्सेप्ट था कि जब आप सोलेनॉइड को किसने इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़ देते हैं तो क्या प्रोड्यूस करने लगता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगता है। क्या प्रोड्यूस करने लगता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगता है। ठीक है, ये सारी बातें हमने देखा है, बस करते चले जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट और है, क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट तो है तो करना तो पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये नहीं बहुत ज्यादा मतलब आप लोग बोरिंग वगैरह जो भी है, लेकिन करना पड़ेगा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको हर एक बातें समझा दूं, समझना आपका काम है। ठीक है,
पानी का बोतल ले लो। ठीक ठीक ठीक। चलिए अब एक एक्सपेरिमेंट पे और बात कर लेते हैं। बस एक्सपेरिमेंट खत्म होने वाले हैं, उसके बाद बस कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, ज्यादा देर की दुख दर्द नहीं है बस। ठीक, देखो यहाँ पर क्या है, एक स्टैंड है, एक स्टैंड है, ठीक है। उसमें क्या किया गया, यहाँ पर हॉर्स शू शेप यहाँ पर अटैच कर दिया गया, हॉर्स शू शेप मैग्नेट, यानी एक साइड नॉर्थ एक साइड साउथ, आप देखेंगे हॉर्स शू शेप घोड़े के नाल जैसा मैग्नेट का स्ट्रक्चर रहता है, उसको अटैच कर दिया गया है। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि मैं जरा इसको रफ कर रहा हूं ऊपर वाले पॉइंट को, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आप देखेंगे यहाँ पर होता क्या है कि जब मैंने कुछ इस तरीके से देखेंगे, एक पतली सी तार, एकदम लचीली तार रहनी चाहिए, ठीक है, जो ए से बी पॉइंट तक एकदम थीन एंड बहुत ज्यादा इलास्टिक वायर है, इस तरीके से मैंने इसमें अटैच कर दिया, जो बीच में से जा रही है, जो बीच में से जा रही है एकदम, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसमें क्या जोड़ दिया है, बैटरी जोड़ दिया, मान लीजिए पॉजिटिव और निगेटिव, और उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने क्या जोड़ दिया है, प्लग की जोड़ दिया है, ठीक है। और इस तरीके से आप देखेंगे पूरा एक स्ट्रक्चर बना है ए से बी। तो देखेंगे आप यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे तीन कंडीशन होगी। पहले जब ये तार क्या रहेगी, स्ट्रेट रहेगी, दूसरे में ये तार क्या हो जाएगी, यहाँ पर नॉर्थ के साइड में हो जाएगी, और तीसरे में देखो नॉर्थ के साइड, और तीसरे में क्या होगा, ये तार जो है वो साउथ के साइड बेंड हो जाएगी। तो समझते हैं ये तीनों कॉन्सेप्ट क्या है। ये मामला ये ऐसा होता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से इधर फ्लो होने लगती है, पहले क्या है, शुरू में जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो हो रही है, ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी तरीके का फोर्स इस पे अप्लाई नहीं हो रहा है, और ये एकदम स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, ना नॉर्थ की ओर अट्रैक्ट हो रहा है ना साउथ की ओर अट्रैक्ट हो रहा है। अब मैंने क्या किया, इसमें से करंट फ्लो करना चालू किया, इलेक्ट्रिक करंट पास होना चालू हुआ। जैसे इसमें से देखो, कॉन्सेप्ट मैं इसलिए करा रहा हूं, भूल के भी एक्सपेरिमेंट अगर आ जाए तो आप मुंह बना के मत आओ, ठीक है। मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकलता अगर आप पेपर में गए और फिर उसके बाद आकर बोले अरे भैया बस यही सवाल छूट गया, ठीक है, बस ऐसी बात होती है, ठीक है। तो इसलिए मैं भी थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा आप लोग भी कोशिश कर ही लीजिए, ठीक है, क्या आप जरूरत है, वैसे भी बैठे ही हो ना, थोड़ा पढ़ ही लो, सही बात है कि नहीं। हाँ, मतलब खाली हो ना कि कुछ बिजी हो, बिजी नहीं हो ना, खाली हो ना तो थोड़ा देख ही लो, क्या दिक्कत है, देखने में क्या जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जब आप इलेक्ट्रिसिटी ए से बी में फ्लो होगी, जब इलेक्ट्रिसिटी ए से बी में फ्लो होती है तो क्या होता है कि मतलब इस पे जो एक फोर्स अप्लाई, मतलब ये होगा फोर्स जनरेट होता है, और जिसकी वजह से नॉर्थ की ओर अट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, नॉर्थ की ओर अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, मतलब इस तरीके का वो दिखेगा, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। अब इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को बंद किया जाता है, अब क्या होगा, उल्टा कर दिया जाता है। उल्टा मतलब जो प्लस था वो माइनस कर दिया जाएगा, और जो माइनस रहेगा वो प्लस कर दिया जाएगा। मैं मिटा नहीं रहा हूं, इसी में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो प्लस था उसका माइनस कर दिया गया, और जो माइनस था उसका प्लस कर दिया गया। अब इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कहां से कहां फ्लो होगी, बी से ए फ्लो होने लगेगी। जैसे वो बी से ए फ्लो होना चालू हुई, आप देखेंगे कि इस बार तार जो थी वो नॉर्थ की ओर ना मुड़ करके साउथ की ओर मुड़ गई। किसकी ओर मुड़ गई, साउथ की ओर मुड़ गई। और इस तरीके का आप देखेंगे कि भाई केवल मैंने इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन चेंज किया, उस वजह से क्या चेंज हो गया, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो गई है। दूसरा, पहला बात ये जान गए, दूसरी बात ये जाने कि भाई इलेक्ट्रिसिटी के पास होने पे जो हमारा कंडक्टर रहता है उसमें क्या, उस पे क्या फोर्स अप्लाई होता है, जिसकी वजह से वो किस ओर अट्रैक्ट हो जा रहा है, या तो नॉर्थ की ओर अट्रैक्ट हो जा रहा है या तो साउथ की ओर अट्रैक्ट हो जा रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है। ये डायग्राम, मतलब ये एक्सपेरिमेंट का यही कॉन्सेप्ट था कि किसी भी, अगर आप देखेंगे कि मतलब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, किसी भी कंडक्टर में से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो जो आपका कंडक्टर रहता है उस पर फोर्स अप्लाई होता है, और वो या मतलब मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा जाएगा तो उस पर क्या अप्लाई होगा, फोर्स अप्लाई होगा। और अब इसी से जुड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मोटर। लेकिन उससे पहले आप देखेंगे कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, ये मिटा रहा हूं मैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऐसा मतलब बहुत आप देखेंगे, ऐसा कोई अभी तक पेपर नहीं पास हुआ है जिसमें आप देखेंगे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से जुड़ा एक दो क्वेश्चन बनेगा, मतलब या तो लेफ्ट हैंड या तो राइट हैंड फिक्स रहेगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं बनाने की कोशिश करता हूं थोड़ा।
ठीक, ओके, सही है ना, काम भर का बराबर है और क्या। ठीक है, तो सबसे पहले एक आप देखेंगे ऊपर की डायरेक्शन शो कर रहा है, एक इस तरीके की डायरेक्शन शो कर रहा है और एक इस तरीके की डायरेक्शन शो कर रहा है। मैं इसको और ज्यादा क्लियर कर दे रहा हूं। ठीक, एक कुछ इस तरीके से, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से, और ये कुछ इस तरीके से है कि तीनों एक दूसरे को आप देखेंगे कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये तीनों ही एक दूसरे को क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इस तरीके से आप बना लेते हैं, मतलब इस तरीके से है, ये भी इसको परपेंडिकुलर है और ये भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ऐसा मान लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है फोर्स ऑन द कंडक्टर और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, फोर्स ऑन द कंडक्टर और यहां पर है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पर आप देखेंगे कि क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। ओके, देख लेते हैं एक बार, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हाँ एकदम सही है। एक सेकेंड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हाँ एकदम सही है, चलो कोई बात नहीं। ठीक, ये है थंब, थंब इसको बोलते हैं इंडेक्स फिंगर और इसको बोलते हैं मिडल फिंगर, मिडल फिंगर। अब समझते हैं कि इसका डेफिनेशन हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आपको पहले समझ लीजिए क्या कॉन्सेप्ट कहता है और उसके बाद फिर इसका इंग्लिश में डेफिनेशन बनाते हैं। ये बोल रहा है कि देखिए ध्यान देना, मैं अपने किसको, लेफ्ट हैंड को, लेफ्ट हैंड मतलब ये वाला हाथ, आप थोड़ा इस बात का ध्यान देना कि आप लेफ्ट हैंड बना रहे हो या राइट हैंड बना रहे हो। तो जब मैं अपने लेफ्ट हैंड के, ध्यान सुना, थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर, ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ी बात कहेगा, अब मैं आपको समझाऊंगा फिर आपके बात समझेगी कि क्या बोल रहा है। तो जब मैं अपने थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर, ये तीनों को कुछ इस हिसाब से अरेंज करता हूं कि तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे। देखिए जरा, ये इसको परपेंडिकुलर है, ये इसको परपेंडिकुलर है, और अगर मैं कुछ इस तरीके से देखता हूं तो मेरा थंब जो है वो इसको भी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मैं एकदम नॉर्मल बोल रहा हूं कि जब ये तीनों एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तब तब जो थंब है वो आपको फोर्स ऑन द कंडक्टर, मतलब कंडक्टर पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन को बताएगा। जो आपका इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी, और जो आपका मिडल फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन को बता रहा है, वो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को बता रहा है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होता रहेगा। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पर कि वही बात को लिखा है, अब इसको इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश में समझते हैं। देखिए क्या होगा कि जब आप क्या करेंगे, व्हेन वी क्या अरेंज आवर थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर क्या in the mutual, which is mutually perpendicular to each other, then thumb indicate the direction of force on the conductor, index finger indicate the direction of magnetic field, and then यहाँ पर middle finger indicates the direction of इलेक्ट्रिक करंट। इस तरीके से आप बताएंगे कि भाई ये तीनों अपनी अपनी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। अब इसका मतलब क्या है, इस बात का मतलब जरा समझते हैं तो आगे बात थोड़ा अपनी आसान हो जाएगी। ठीक है, बात कुछ ऐसी है कि अगर मैं बोलूं कि यहां पर आप देखेंगे नॉर्मली जो आपका मिडल फिंगर है, अगर मैं देखो मेन मामला क्या होता है, किसी दो का यूज करके आप तीसरे को प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी ध्यान दीजिए, समझते हैं, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का यूज कर रहा हूं, देखिए तो यहां पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का यूज कर रहा हूं और उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब करंट का यूज कर रहा हूं, तो अपने आप क्या होने लगेगा। अभी आपने उसके पीछे वाला एक्सपेरिमेंट देखा था कि आपने मैग्नेटिक फील्ड को यूज किया और आपने करंट को यूज किया। पिछला वाला एक्सपेरिमेंट यही समझा रहा था कि आपने करंट को यूज किया और आपने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को यूज कर लिया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को यूज कर लिया, तुरंत अपने आप कंडक्टर पे क्या होने लगा, फोर्स अप्लाई होने लगा, और जो कंडक्टर था वो नॉर्थ की ओर या तो साउथ की ओर डिफ्लेक्ट होने लगा था। सेम ऐसे ही अगर आप फोर्स कंडक्टर पे फोर्स अप्लाई करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं, तुरंत क्या हो जाएगा, तुरंत वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी और फोर्स ऑफ करंट पे यूज करते हैं तो आप क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। मैं सरल भाषा में बताना चाहता हूं, अगर ये तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहे तो किसी दो का यूज करके आप तीसरे को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। यही ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा है। ठीक है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा इस बात से लिंक रखिएगा क्योंकि आगे इसी से जुड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए अब है यहां पर इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर। अब समझते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है। तो अगर मैं बोलूं कि नॉर्मली इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में आप सबको पता होगा कि नॉर्मली देखिए यार होता क्या है। पहले तो मैं इसका डेफिनेशन हम लोगों ने शुरू में ही देख लिया कि भाई एक ऐसा इलेक्ट्रिक डिवाइस है, एक ऐसा इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है जिसके यूज करके आप इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला तो आपने इसका डेफिनेशन बता दिया। तो डेफिनेशन के बाद दूसरा पॉइंट इसका यूजेस। तो इलेक्ट्रिक मोटर के यूजेस बताने की जरूरत नहीं है, पंखा से लेकर वॉशिंग मशीन तक, मिक्सर वगैरह हर जगह पे आज के टाइम पे क्या यूज में आ रहा है, पानी वगैरह खींचने के लिए हर जगह पे इलेक्ट्रिक मोटर का ही आप क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके यूजेस हो गए। अब बात आती है यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि बताइए इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। राइट द यहाँ पर वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। वर्किंग प्रिंसिपल का मतलब वो काम कैसा करता है, वो काम कैसे करता है वो यहाँ पर आपको समझाना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, एकदम बेसिक डायग्राम बनाऊंगा और उसके बाद फिर क्या होगा उसको समझते हैं और उसके बाद ही अपन आगे चीजें देखेंगे। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है। चलो देखते हैं। ये है मान लीजिए पॉइंट ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। ये कार्बन के दो ब्रश हैं B1 और B2 और यहाँ पर आप देखेंगे एक मैं प्लग की लगा दे रहा हूं। ओके, और इस तरीके से कुछ इलेक्ट्रिसिटी पहले यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ होते हुए यहाँ पर फ्लो होती है। ठीक है, इस तरीके से कुछ फ्लो होती है। ये रहा आपका यहाँ पर डायग्राम। अब इसमें समझते हैं, जरा ध्यान देंगे। देखिए सबसे पहले बात क्या है, जैसे जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर, देखो इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर में अंतर इसी बात का है। इलेक्ट्रिक मोटर में आप देखेंगे तो वहां बैटरी कनेक्टेड रहेगा, जबकि इलेक्ट्रिक जनरेटर आप देखेंगे तो वहां गैल्वेनोमीटर, आमीटर जैसी चीजें कनेक्ट आपको मिल सकती हैं। ठीक है, तो बैटरी का क्या हिसाब किताब रहेगा कि जब आप देखेंगे कि इस सर्किट में बैटरी कनेक्टेड है तो बैटरी से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यहाँ पे हायर पोटेंशियल से निकलेगी B1 ब्रश से होते हुए यहाँ पर। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर इसको सोलेनॉइड माना गया है। ये क्या है, रेक्टेंगुलर सोलेनॉइड है, जहां पर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले ए से बी में जाती है। अब ध्यान देना जरा, जब इलेक्ट्रिसिटी ए से बी में जाएगी उस दौरान होगा क्या, उस दौरान होगा ये, अब ये पिछला वाला कॉन्सेप्ट आपको याद करना पड़ेगा। उस दौरान होगा क्या कि यहाँ पर आप देखेंगे ये है आपका क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने आपको बताया है कि देखिए मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक करंट है, तो अपने आप जो आपका कंडक्टर रहेगा उस पर फोर्स अप्लाई होने लगेगा। दो चीजें हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर, तो तीसरी चीज जनरेट हो जाएगी इस वजह से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक, यहाँ पर सॉरी इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से पास हो रहा है। इस वजह से क्या होगा, जो आपका ये है कंडक्टर जो है उस पर फोर्स अप्लाई होगा। और आप समझने की कोशिश कीजिए कि कुछ कैसा कॉन्सेप्ट होगा। देखिए अगर मैं बात करूं नॉर्मली ये है, ठीक है, देखिए अगर इस तरीके से सोलेनॉइड था और देखेंगे अगर मैं बात करता हूं, देखिए ये है ए साइड, ये है बी साइड और ये ऐसे कुछ है और कुछ इस तरीके से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इसको नीचे पुश करेगा, नीचे पुश करेगा। जब इसको नीचे पुश करेगा तो अपने आप देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, तो जब ये ए और बी जो है वो नीचे दबेगा तो अपने आप सी और डी जो है वो ऊपर उठ जाएगा। सही बात है कि नहीं। तो इस तरीके से आप देखेंगे, इस तरीके से, समझ पा रहे हैं, इस तरीके से एक चक्कर कंप्लीट होगा, समझ पा रहे, सॉरी हाफ चक्कर कंप्लीट होगा। देखें यहां से यहां आने में
हाफ चक्कर कंप्लीट हुआ। अब हाफ चक्कर के बाद देखें क्या है, हाफ चक्कर के बाद मामला कुछ ऐसा है कि जहां पर ए और बी था वहां पर एक्चुअली में अब डी और सी आ चुका है, और जहां पर सी और डी था वहां पे अब यहां पर देखेंगे तो आपका बी और यहां पर ए आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से आधे चक्कर के बाद अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होगी, तो अब आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यहाँ पर फिर से अब देखें B1 से होते हुए अब किस में जाएगी, तो सबसे पहले D में जाएगी, फिर C में जाएगी, फिर B में जाएगी और फिर फाइनली A में जाएगी और A से होते हुए फिर ट्रांसफर होगी। मतलब हर आधे चक्कर के बाद यहाँ पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है। पहली बार जो इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन थी अगर वो A से B और B से C और C से D थी, तो आधे चक्कर के बाद ये क्वेश्चन बन सकता है कि हर आधे चक्कर के बाद क्वेश्चन बन सकता है कि आधे चक्कर के बाद डायरेक्शन क्यों चेंज होता है, तो आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। और हर आधे चक्कर के बाद ये D C B A इस तरीके का हो जाएगा हाफ रोटेशन के बाद। किसके बाद, हाफ रोटेशन के बाद। ठीक है, और इस तरीके से घूमने लगेगा, मतलब हर आधे चक्कर बाद ये घूमता रहेगा और इस तरीके से ये आप देखेंगे कि मोटर जो है वो घूमता है और अपना कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। ठीक है, किस पे होता है, तो लेफ्ट हैंड आप देखेंगे लेफ्ट हैंड रूल पे ये काम करता है। लेफ्ट हैंड रूल पे ये काम करता है कौन, आपका फ्लेमिंग से लेफ्ट हैंड रूल पे काम कौन करता है, इलेक्ट्रिक मोटर काम करता है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल मैंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड और आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी का यूज करोगे तो अपने आप जो आपका कंडक्टर है उस पर फोर्स अप्लाई होने लगेगा, और क्योंकि उस पर फोर्स अप्लाई होने लगेगा तो इस वजह से आप यहाँ पर समझ गए हैं कि क्या कैसे होता है। ठीक है, आधे रोटेशन के बाद डायरेक्शन चेंज होती जाती है, चाहे यहाँ पर जो कंडक्टर है उस पर फोर्स अप्लाई होगा जिसकी वजह से वो नीचे जाएगा, तो दूसरा जो साइड है वो अपने आप सोलिनॉइड का ऊपर आ जाएगा, फिर वो सामने आ जाएगा, उस पर फोर्स अप्लाई होगा, फिर वो नीचे जाएगा, और इस तरीके से आप देखेंगे कि एक मतलब रोटेशन जो है वो कंटिन्यूअस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में प्रिंसिपल हमने कवर कर लिया है। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस तो नहीं करेंगे, लेकिन इतना बता दे रहा हूं, मतलब यहाँ से सबसे पहली बात तो इसको किसने वो किया था, तो फैराडे, माइकल फैराडे जो थे उन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया था, और उन्होंने सोचा कि भाई क्या मतलब एक्चुअली उन्होंने सबसे पहले किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में कि मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सकता है, और इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके आप मैग्नेटिक फील्ड को भी जनरेट कर सकते हैं। दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट दिया है, वो कॉन्सेप्ट किससे लिंक हो रहा है, गैल्वेनोमीटर से। तो गैल्वेनोमीटर जो है वो इसी पे बेस्ड कॉन्सेप्ट है, और समझते हैं जरा ये क्या बोला जा रहा है। देखिए इलेक्ट्रिक मोटर क्लियर है, बाकी एक बार आप रीड करना, इसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। कुछ दिक्कत आई बता देना, फिर अपन देखेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ ठीक। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया है, अब है गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पर थोड़ा सा पहले ही समझ लेते हैं। देखिए बात क्या है, इलेक्ट्रिसिटी आप दो तरीके से मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए कि कुछ पिन जैसा स्ट्रक्चर है, एक देखेंगे इस साइड है और एक इस साइड है, जिसमें मैंने वायर कुछ इस तरीके से फंसा दिया है। ये एक इलास्टिक वायर है, बड़े आसानी से मतलब बहुत ज्यादा ढीला ढाला वायर है। ठीक है, हुआ क्या कि मेरे पास एक तो ये कंडक्टर है और दूसरा आप देखेंगे कि चुंबक है, एक है नॉर्थ दूसरा है साउथ, और इसको फाइनली मैंने कनेक्ट किया है किससे, गैल्वेनोमीटर से। किससे कनेक्ट किया है, गैल्वेनोमीटर से, ये पता करने के लिए कि भाई सच में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है केवल मजाक किया जा रहा है। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, अब मामला क्या बनता है, देखिए ध्यान दीजिए, मामला ये बनता है कि दोनों में से किसी एक को रनिंग में होना होगा और दूसरे को स्ट्रेट मतलब स्टैटिक होना रहेगा। तो ये देखो, या तो मैं चुंबक को क्या कर दूं, एक जगह पे रख दूं और तार को वाइब्रेट करा दूं। जब तार को वाइब्रेट कराऊंगा तार थोड़ा देर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, इस तरीके से वाइब्रेट होगा। तो क्योंकि ये बार बार वाइब्रेट हो रहा है तो इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। यानी या तो आप चुंबक को क्या करिए, मतलब स्टैटिक रखिए और इसको क्या करा दीजिए, मोशन में रखा दीजिए, या फिर इसको शांत रखिए और चुंबक को आप मोशन में करा दीजिए। मतलब एक को रोक कर, एक को स्टैटिक रखकर और दूसरे के डायरेक्ट मतलब
दूसरे को कंटिन्यूअसली मोशन में रखकर आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मैंने देखा, मैंने क्या किया भाई, यहाँ पर सबसे पहले वाइब्रेट कराया, इसको वाइब्रेट कराया और चुंबक को ऐसे ही रहने दिया। तो मैंने देखा कि भाई यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, यानी गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। डिफ्लेक्शन दिखाने का मतलब हाँ भाई इलेक्ट्रिसिटी सच में प्रोड्यूस हो रही है, सुई जो है। ठीक है, अब मामला क्या बना कि मैंने क्या किया, अब इसको शांत रहने दिया और इसको आगे पीछे करना लगा। ठीक है, तो जब कंडक्टर के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो बताओ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि क्या बोलता है वो, कौन बोलता है, लेफ्ट हैंड, यहाँ पर फैराडे का लेफ्ट हैंड रूल बोलता है कि भाई कंडक्टर के परपेंडिकुलर में जैसे मैग्नेटिक फील्ड आएगा इलेक्ट्रिसिटी अपने आप प्रोड्यूस होगी, और उसको हम कहाँ देख लेंगे, यहाँ गैल्वेनोमीटर पे देख लेंगे। तो यही है माइकल फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब थोड़ा सा गैल्वेनोमीटर के बारे में जान लेते हैं। तो गैल्वेनोमीटर आप देखेंगे कि क्या है, एक तरीके का बहुत ज्यादा सेंसिटिव डिवाइस है। गैल्वेनोमीटर एक तरह का क्या है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी के मेजर करने में यूज में आता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो गैल्वेनोमीटर जो होता है वो दो चीजें बता सकता है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी का मेजरमेंट करता ही है, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन भी बता सकता है कि ये इस डायरेक्शन में आ रही है, इस डायरेक्शन में, दोनों ओर इसकी सुई जो है वो डिफ्लेक्ट हो सकती है, दोनों ओर इसकी सुई जो है वो क्या हो सकती है, डिफ्लेक्ट हो सकती है। बीच में जो रहेगा 0 वोल्ट लिखा रहता है, 0 वोल्ट हमेशा सुई जो रहेगी वो बीच में टंगी रहती है, इसकी सुई जो रहती है वो स्प्रिंग से अटैच रहती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि हमेशा जो प्लेट रहता है, प्लेट के दोनों तरफ 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट ये सब लिखा रहेगा, और जिस डायरेक्शन में फ्लो होता रहेगा उस डायरेक्शन में दिखाएगा। बहुत छोटे से छोटे करंट को भी बड़े आसानी से गैल्वेनोमीटर जो है वो मेजर कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के बारे में यही कुछ खास बातें थी। अब हम अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या, गैल्वेनोमीटर भी कवर कर लिया, माइकल फैराडे वाला कॉन्सेप्ट भी कवर कर लिया। ठीक है, अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट को, इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। देखो क्या बोला गया है, बोला ये गया है कि सबसे पहले तो मैं, देखो वो सारी चीजों को इकट्ठा करना है। मतलब क्या क्या इकट्ठा करना है, सबसे पहले कंडक्टर वगैरह इकट्ठा कर लेना है, मैग्नेटिक फील्ड इकट्ठा कर लेना है, और ये देखना है कि भाई क्या सच में मैग्नेटिक मतलब ये प्रोड्यूस हो सकता है, मतलब लाइट मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। तो देखते हैं क्या बोला गया है। बोला कुछ ऐसे गया है, देखिए यह है कंडक्टर, यहां पर मैंने जोड़ दिया है कुछ इस तरीके से, यह है कंडक्टर, मैंने यहां पे क्या जोड़ दिया है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, दूसरी तरफ मैंने क्या कर लिया है, यह है सोलेनॉइड, और इसको मैंने जोड़ दिया है किसके साथ, यहां पर बैटरी के साथ। ठीक है, तो मामला क्या होगा, जरा ध्यान देना, जब मैं बैटरी के साथ सोलेनॉइड को जोड़ा तो यहां मैग्नेटिक फील्ड बन गया, मैग्नेटिक फील्ड बन गया, और यहां पर मैंने क्या किया है, कंडक्टर का यूज किया है, और ये देखने के लिए कि क्या इलेक्ट्रिसिटी इसमें प्रोड्यूस हो रही है वो मुझे यहाँ गैल्वेनोमीटर में पता चल जाएगा। अब मैं करूंगा क्या, जरा ध्यान दे लेना, यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर वाला है ये ऐसे ही रहने दिया जाएगा, बैटरी को ध्यान देना दोनों तरीके से, चाहे इसको मोशन करा दीजिए, इसको स्टेशनरी रखिए, चाहे इसको मोशन करा दीजिए, इसको स्टेशनरी रखिए। तो यहाँ पर किया क्या गया, आप नॉर्मली देखेंगे कि जो आपका ये वाला टर्म है इसको एक जगह पे ऐसे रहने दिया गया मैग्नेटिक फील्ड में, इसको क्या किया गया, पहले आगे और पीछे रोटेट, पहले आगे पीछे नहीं, पहले लेफ्ट और राइट रोटेट कराइए। मतलब लेफ्ट और राइट मतलब यहाँ आगे और ऐसे पीछे, मतलब यहाँ पर लेफ्ट और राइट रोटेट कराएंगे। जब लेफ्ट और राइट रोटेट कराते हैं तो जरा ध्यान देना, समझने की कोशिश करना जरा। ठीक है, जिससे मान लीजिए कि ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और ये है मेरा कंडक्टर। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये है कंडक्टर, और मैंने इसको कुछ इस तरीके से लेफ्ट राइट रोटेट कराना है। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान देना जरा, ये ऐसे ही है, जब ये यहां से यहां रोटेट हो रहा है तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये जो रहेगा वो मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जब मैं इसको ऐसे रोटेट कराऊंगा तो एक ऐसा टाइम आएगा जब यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जिस पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर होगा उसी पॉइंट पे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, और वो फटाक से मुझे इसमें डिफ्लेक्शन दिखा देगा। लेकिन अगले ही पॉइंट वो परपेंडिकुलर जो था वो हट गया, तो इस वजह से वो वापिस वो किस पे आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। वापिस वो किस पे, गैल्वेनोमीटर पे वापिस क्या दिखाया जाएगा, जीरो। यानी तुरंत उसकी सुई क्या होगी, आगे बढ़ेगी और तुरंत फिर से क्या दिखा देगा, जीरो दिखाई देगा। अब मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, जब मैं
कंडक्टर को किसके पर मतलब आप देखेंगे एक मैग्नेटिक फील्ड सामने रखी हुई है और कंडक्टर को मैं लेफ्ट राइट ऐसे करूंगा, लेफ्ट राइट करूंगा, तो होगा क्या, होगा ये कि मैग्नेटिक फील्ड के मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर को परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो परपेंडिकुलर होने की वजह से क्या होगा, परपेंडिकुलर होने की वजह से क्या होगा, परपेंडिकुलर होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और वो इलेक्ट्रिसिटी मुझे कहां दिखाई देगी, तो गैल्वेनोमीटर में दिखाई देगी। कहां दिखाई देगी, तो गैल्वेनोमीटर में दिखाई देगी। अब देखो होगा क्या, तुरंत दिखाई देगी, तुरंत वो फिर से जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगले ही पॉइंट वो परपेंडिकुलर से हट गया। ठीक है, अब होगा क्या, दूसरा पॉइंट ये है कि मैं उसको आगे पीछे करूं, लेफ्ट राइट हो गया है, अब आगे और पीछे, सही बात है। तो जब मैं उसको आगे करता जाऊंगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जब मैं उसको आगे करता जाऊंगा तो जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आप आते जाओगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो रहेगी वो भी क्या होती जाएगी, मतलब बढ़ती जाएगी, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस, मतलब उतना ज्यादा ये ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाने लगेगा। मतलब समझ रहे हो, कुछ इस तरीके से पहले था जीरो पे, अब बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, लेकिन जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाते जाओगे ये फिर से क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी भी कम होती जाएगी। तो ये दो बातों को समझाया है। पहला, जब आप आगे पीछे करेंगे तब क्या होगा, और जब आप लेफ्ट राइट करेंगे तब क्या होगा। लेफ्ट राइट करने पे क्या होगा कि जिस पॉइंट पे वो परपेंडिकुलर होगा केवल उसी पॉइंट पे डायरेक्ट मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होगी, बाकी सब पॉइंट पे क्या होगा, जीरो दिखा देगा। लेकिन आगे पीछे करने पे इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअसली फॉर्म होगी, लेकिन वो कम ज्यादा होती रहेगी। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट अपना हो चुका है। अब आप आते हैं डायरेक्ट फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। ये वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी आपसे बात किया है, फैराडेज की मतलब कैसे वो मतलब इंडक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है। इसमें बहुत ज्यादा हमें सोचना नहीं है, डायरेक्ट आप वही पॉइंट लिख देंगे कि सोलेनॉइड वगैरह का यूज करके आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, वही सब पॉइंट्स है। अब आ जाते हैं लेफ्ट, यहाँ पर फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल, और उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर रहेगा। ठीक है, चलिए, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल अब देखने वाले हैं आप। ओके, मोशन ऑफ यहां पर पहले बस ठीक है ना। हाँ, ये ऊपर की डायरेक्शन को सेम वैसे ही आपको पढ़ना है जैसे आपने लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था, वैसे ही। जैसे सबसे पहले क्या है, मोशन ऑफ अ करंट, मोशन ऑफ कंडक्टर, सॉरी मोशन ऑफ, ये आपको मतलब यहां से क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांस है, यहां से आप लापरवाही मत करना। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ये जनरेटर के लिए ये कॉन्सेप्ट आपका यूज आएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, मतलब जो करंट प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर का यूज करके आप क्या प्रोड्यूस करने वाले हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करें, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो ये आप समझने वाले हैं। अब मैं यहाँ पर ये क्या है आपका, तो आप देखेंगे राइट हैंड थंब रूल, सॉरी राइट हैंड रूल, फैराडेज राइट हैंड रूल है ये। ठीक है, ये रूल क्या कहता है, ये रूल वही बात कहता है जैसे हमने वहां पे कवर किया था। मतलब कि आप देखेंगे कि अगर आप क्या करते हैं, राइट हैंड अपने राइट हैंड को क्या करेंगे, नॉर्मली अपने राइट हैंड को अगर आप क्या करेंगे, इसके लेफ्ट मतलब सबसे पहले क्या करेंगे,
अगर इसका ये थंब जो है और इसके जो इंडेक्स फिंगर है और इसका जो मिडल फिंगर है, तीनों को अगर आप स्ट्रेच करेंगे, तीनों को अगर आप क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो और इस तरीके से मतलब अरेंज करेंगे कि तीनों एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहें, मतलब एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहें, तब जो आपका आउट स्ट्रेच थंब है वो मोशन ऑफ करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और आपका जो इंडेक्स फिंगर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। एंड जो आपका क्या रहेगा, मिडल फिंगर रहेगा, वो डायरेक्शन ऑफ आपका इंड्यूस्ड करंट, मतलब जो नया करंट जनरेट हो रहा है वो किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, उसके डायरेक्शन को यहाँ पर मतलब प्रोड्यूस मतलब बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, एक बार डेफिनेशन पे इस पे बात कर लेते हैं कि जब आप क्या करेंगे, when we arrange the में यहाँ पर thumb, index finger and middle finger of right hand such that they are mutually perpendicular to each other, then thumb यहाँ पर outstretched thumb indicate the direction of motion of in the conductor, whereas the index finger indicate the direction of magnetic field, and यहाँ पर जो आपका middle finger है it represent the direction of induced current, induced current की डायरेक्शन को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। कोई दिक्कत आई? ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देख लिया, यहाँ पर मोशन ऑफ ये करंट वगैरह देख लिया। और यहाँ पर भी आपको यही बात को याद रखना है कि दो चीज जैसी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएंगी, तीसरी चीज यहाँ पे क्या हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, और राइट हैंड थंब रूल, यहाँ पर राइट हैंड रूल, फैराडे का राइट हैंड रूल क्या है, ये सॉरी फैराडे ने फ्लेमिंग का रहेगा, गलती से वो हो गया होगा, एक्चुअली माइकल फैराडे ने क्या किया था, मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन, यानी सही बात है कि नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखा था, अभी हम फ्लेमिंग वाला देख रहे हैं। ठीक है, तो फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल जो है वो यही है। ठीक है, कोई दिक्कत आई है? ओके, एक ही बात बार बार मतलब रिपीट करने से वो प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, अब क्या है, एसी करंट और डीसी करंट डायरेक्ट, हमने पिछले लेक्चर में भी इसमें सब कुछ मतलब वो किया था, अभी एकदम इन शॉर्ट फटाफट देख लेते हैं एकदम, एसी करंट और डीसी करंट। ठीक है, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट होता है, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट होता है, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है, एसी का मतलब अल्टरनेट करंट और डीसी का मतलब क्या है, डायरेक्ट करंट। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे एसी करंट जो होता है उसका क्या हिसाब किताब होता है कि वो कंटिन्यूअसली अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को बदलता रहता है, कंटिन्यूअसली चेंज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कंटिन्यूअसली चेंजेस मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड मतलब अपनी वैल्यू को, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसको कंटिन्यूअसली चेंज करता रहता है, डज नॉट चेंज कंटिन्यूअसली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये दोनों को कंटिन्यूअसली बदलता नहीं है। अब इसके बाद आप देखेंगे ये पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो भी हो सकता है, जैसे ये कुछ इस तरीके से फ्लो होता है। ठीक है, आप देखेंगे ऊपर पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव, मतलब निगेटिव और ये पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये क्या होता है, ये एक बार बढ़ गया, जीरो से बढ़ेगा, पॉजिटिव हो जाएगा, दूर तक जाएगा, फिर जब ये बंद हो जाएगा फिर ये जीरो पे आ जाएगा, लेकिन निगेटिव नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, ये पॉजिटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा इसके पॉइंट्स कुछ देख लेते हैं, इसको बहुत ज्यादा दूर तक ले जाने में, मतलब ये बहुत ज्यादा दूर तक आप ले जा सकते हैं, सही बात है ना, जबकि इसको बहुत ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते हैं। इसको वाइड मतलब लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, लेकिन ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकता, लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जाया नहीं जा सकता, सही बात है ना। ये क्या करता है, ये पीरियोडिक मोशन करेगा, पीरियोडिक मोशन करेगा, पीरियोडिक मोशन करता है, ये पीरियोडिक मोशन नहीं करता, समझने की कोशिश कीजिए। पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है जिस पॉइंट से निकला है उसी पॉइंट पे वापस आ जाता है और उसी पॉइंट पे उतने ही टाइम के बाद वापस आ जाएगा।
मतलब इसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं, जबकि ये पीरियोडिक मोशन नहीं करता। यानी यहाँ पर पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है इक्वल इंटरवल में आप उसी जगह पे वापस आ जाइए, उतने ही टाइम में उसी जगह पे अगर वापस आ जाइए। जैसे घड़ी जो है वो 1 घंटे के बाद फिर से वो सुई अपनी जगह पे आ जाएगी, तो उसको क्या बोला जाएगा, पीरियोडिक मोशन बोला जाएगा या ऑसिलेटरी मोशन बोला जाएगा। यानी पीरियोडिक मोशन परफॉर्म करता है, बहुत लोग बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करता है, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये सारी चीजें देख लिया है। ठीक है, ये एसी डीसी में याद रख लेना, मे भी आपको डिस्टिंग्विश में पॉइंट पूछ लिया जाए। ठीक है, लास्ट पॉइंट है अपना इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रिक मोटर से जैसे पॉइंट है, बस थोड़ी सी बातों को समझना है। जैसे वो फैराडे के, ध्यान सुनना, वो फैराडे के आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड मतलब फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे काम कर रहा था, ये आप देखेंगे फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे काम करेगा। बस इतने का अंतर है, ये अंतर आप लोग थोड़ा रेडी रखना, हो सकता है यहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए और आप लोगों को दिक्कत हो जाए। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर डायग्राम बना ले रहा हूँ, किसका, यहाँ पर इलेक्ट्रिक जनरेटर का। ठीक है, ये है नॉर्थ, ये है साउथ आपका, बीच में आप देखेंगे सोलेनॉइड का यूज किया गया है और इस तरीके से यहाँ ब्रशेस वगैरह यूज किए जाएंगे और यहाँ पर यूज किया जाएगा गैल्वेनोमीटर, जो कि ये बताएगा कि इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली में प्रोड्यूस हो रही है या नहीं प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ बीच में आप देखेंगे तो एक मतलब क्या कहते हैं कि धुरी जुड़ी रहती है, जिसको आप इंग्लिश में देखेंगे कि आपके बोला गया है ब्रशेस कार्बन एक्सिल बोला गया है ना, एक्सिल बोला गया है ना, एक्सिल, हाँ ठीक है, तो ये एक्सिल है, एक्सिल, और ये देखेंगे कुछ किस तरीके का एक्सिल है। मामला क्या होता है, आपने देखा होगा जनरेटर वगैरह चालू करते टाइम कि क्या होता होगा, कुछ इस तरीके से घुमाया जाता है। देखो जब ये घुमाया जाता है, एक्सिल जो जुड़ा होगा वो यहाँ पे स्प्लिटिंग रिंग होते हैं, ये दोनों स्प्लिटिंग रिंग होते हैं जो एक्सिल को पकड़ के रखे होते हैं और वो फाइनली उससे अटैच होगा आपका ये ब्रश, कार्बन के ब्रशेस, और ये कार्बन ब्रशेस से अटैच होता है आपका ये सोलेनॉइड। इसका सीधा मतलब है कि जब आप एक्सिल को घुमाएंगे तो ये सोलेनॉइड घूमेगा। और अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और ये क्या नाम है सोलेनॉइड जो रहेगा यानी कंडक्टिंग वायर जो रहेगा वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होगा, तो तुरंत वहां पर क्या जनरेट हो जाएगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट वहां पर प्रोड्यूस हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक करंट देखिए कैसे क्या प्रोड्यूस होता है, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। तो सबसे पहले होगा क्या, यहां पर आपके इस पॉइंट पर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक मतलब करंट प्रोड्यूस होगा और ए से बी और इस ऐसे ही यहां पर सी से डी में प्रोड्यूस होगा। जैसे यहां पर ए से बी में प्रोड्यूस होगा, ए से बी में प्रोड्यूस होगा, वैसे सी से डी में प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और इस तरीके से आप देखेंगे कि ए से बी वाला जो है वो बी से सी के पास जाएगा और सी से डी वाला जो है वो आगे ट्रांसफर हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होने लगी, ए से बी और बी से सी, सी से डी। तो ए से बी, बी से सी और सी से डी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगी। फ्लो होने के बाद ये है B1 ब्रश, ये है B2 ब्रश और ये फ्लो होते हुए सबसे पहले गैल्वेनोमीटर में आएगी। अब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, फिर आप देखेंगे B1 ब्रश के पास जाएगी और B1 ब्रश से होते हुए फिर से ए पॉइंट पर आएगी और इस तरीके से एक चक्कर कंप्लीट होगा। आपसे पेपर में पूछा जाएगा राइट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो आपको बताना पड़ेगा कि कैसे क्या डायग्राम बना के कॉन्सेप्ट होता है। अब इस तरीके से एक चक्कर देखिए जरा, फिर वही कॉन्सेप्ट कि भाई पहले यहां पर ए देखो, ये क्या था ए बी सी, ए बी सी और डी। अब होगा क्या कि जैसे इसने आधा चक्कर कंप्लीट किया, अब क्या हो गया, अब ये हो गया कि जहां पर डी था वहां पर ए आ चुका है और जहां पर ए था वहां पर डी आ चुका है। इस तरीके से मतलब हर आधे चक्कर के बाद, अब ये आधे चक्कर के बाद क्या हो जाएगा, अब फ्लो जो होगा वो डी सी बी ए हो जाएगा। इस तरीके से रिवर्स मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा। मतलब हर आधे चक्कर के बाद यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है और इस वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उसको आप अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे, उसको आप अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे, अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसे ही डीसी करंट को प्रोड्यूस करने वाला भी आप क्या बना सकते हैं, जनरेटर बना सकते हैं। मैं बस कॉन्सेप्ट समझा दिया हूं, आप एक बार पढ़ेंगे, शुरू में आप देखेंगे तो आपको इसको अरेंजमेंट बताया गया होगा कि कैसे इसको अरेंज करना है, मतलब सोलेनॉइड को दोनों मतलब मैग्नेट के बीच में रखना है, वो सारी बातें हैं, उसको कैसे कनेक्ट करना है वो सारी चीज मैंने बता दिया कि एक्चुअली में क्या होने वाला है। ठीक है, बस इतना फर्क है, आप एक बार पढ़ेंगे आपको सब बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली क्या होगा
जो आपका डीसी जनरेटर रहेगा उसमें फर्क बस इतना रहेगा कि उसकी डायरेक्शन बार बार बदलेगी नहीं। जैसे हर आधे चक्कर के बाद इसमें डायरेक्शन करंट की बदल रही है, उसमें ऐसी डायरेक्शन बदलेगी नहीं, उसमें जो डायरेक्शन रहेगी वो फिक्स रहेगी। क्योंकि डीसी करंट, डायरेक्ट करंट का मतलब यही होता है कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो होगा वो बार बार बदलेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, देखेंगे आप कि चौथा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। सही बात है कि नहीं? मतलब आप देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो हमने कवर कर लिया है। अब आप देखेंगे मैंने एक एक पॉइंट टू पॉइंट हमने हर एक बातों को कवर किया है। ठीक है, बाकी अगर आप देखिए वीडियो, नोट्स बनाइए, फिर भी कोई दिक्कत आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर उसको देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब अगले वीडियो में। धन्यवाद। ठीक है।